Hello everyone, I hope you all are safe and healthy. Today we will be covering derivatives part 2. Part 1 has already been uploaded, and today we are going to cover up the part 2, in which we will be covering option contracts and net settlement versus physical settlement contracts. If you have not seen that video, you can refer to the description box below. I have mentioned the link of playlist where you can find out all the videos that have been uploaded till date, and if you have seen that video, you can watch this video for further topics. In case you are new to this channel, I upload videos every day sharp at 7 pm, and the notes which I use are always mentioned in the description box. Okay, so without wasting any further time, let's start with our main discussion. Also, do watch this video till the end, because I'll be discussing one more requested topic, that is how to crack the questions in exams and how to prepare for SFM. That I'll be taking up at the end after covering the topics, that is option contract and net settlement versus physical settlement. So let's start with our option contract first. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन. सी, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि स्टॉक मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स, कैश सेगमेंट एंड फ्यूचर सेगमेंट. दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो सीरीज, राइट. कैश सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट. फ्यूचर सेगमेंट में वी अगेन हैव टू थिंग्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. अब आएगी बात मेन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की. पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लिया था. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो जैसे कि नाम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. अब फ्यूचर सेगमेंट का पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर डेट. बट कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट वो है वो आज की डेट पर होगा, उसका एग्जीक्यूशन फ्यूचर की डेट पर होगा. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यू हैव द ऑप्शन ईदर टू बाय समथिंग एट अ फ्यूचर डेट और टू सेल समथिंग एट अ फ्यूचर डेट. तो यहाँ पर फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो उसका एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो, और वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है. यू हैव द चॉइस, ईदर यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन और यू कैन नॉट, depending upon the circumstances, depending upon the situations, you can decide whether you want to exercise the option which you have undertaken today, or you do not want to exercise that option. Okay, so let's start with some example. First of all, we have been given this example. मारुति लिमिटेड का एक आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है. इसका आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीद रहे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हो, जिसमें आप एक मारुति लिमिटेड का शेयर खरीदना चाह रहे हो. ठीक है. सो आज की डेट पर इसका बुकिंग प्राइस है 10,000 रुपीज़ का. बुकिंग प्राइस इज़ योर एक्सरसाइज प्राइस ओनली, कि जिस प्राइस पर आप फ्यूचर में जाके कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस डेट पर प्राइस क्या चल रहा है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा. तो आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जिसके अंदर आप मारुति लिमिटेड का एक शेयर खरीदने वाले हो. ठीक है. एक्सरसाइज प्राइस क्या है आपका 10,000. आपका एक्सपायरी पे जाकर आपको पता चलता है कि जो प्राइस है वो आज के दिन 12,000 रुपये हो रहा है. तो एक बात बताओ, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मार्केट में कोई भी रेट हो, आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करोगे 10,000 रुपये के हिसाब से. अब अगर आज की डेट में मार्केट में 12,000 रुपये का प्राइस हो गया, मतलब जो चीज़ 12,000 रुपये की मार्केट में मिल रही है ना, वो आपके पास चॉइस है दैट यू कैन परचेज इट एट 10,000 रुपीज़. यू हैव एंटर्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्रीवियस डेट. प्रीवियस मतलब पहले आपने करा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने कभी पहले एंटर किया था जिसकी आज एग्जीक्यूशन डेट है, जिस दिन आपका प्राइस 12,000 चल रहा है मार्केट में, बट आपके पास चॉइस है कि आप उसको 10,000 रुपये में ख़रीद सकते हो. तो क्या आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदोगे. और वैसे भी ये चॉइस नहीं है, ये तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब ये है कि आपको ये एग्जीक्यूट करना ही करना है एट अ फ्यूचर डेट. यू डो नॉट हैव एनी ऑप्शन, राइट. सो अगर आज की डेट में 12,000 हो गया और आपको 10,000 में ख़रीदना है, तो आपके पास बेनिफिट है, आप जो चीज़ 12,000 की उसको 10,000 में ख़रीद सकते हो, विच मीन्स देयर इज़ अ प्रॉफिट टू यू ऑफ ₹2,000. राइट. नाउ अगर ये प्राइस 12,000 न होके 7,000 रुपये हो जाता,
ये प्राइस फ्यूचर में 7,000 रुपये का हो जाता, लेकिन आपको तो कितने में ख़रीदना पड़ेगा, 10,000 में। आप मार्केट से ख़रीदे तो 7,000 में ख़रीद सकते थे, लेकिन बिकॉज आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपको ये 10,000 में ही ख़रीदना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको 3,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और समझते हैं कि अगर आपने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ना लेकर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया होता तो क्या फ़ायदा होता। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो और चाहे तो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर व्हाट यू बाय इज़ नॉट अ स्टॉक और शेयर बट अ राइट, कि आपने बाय किया है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है कि आप फ्यूचर में जाके मारुति का स्टॉक बाय करोगे, बुकिंग प्राइस है 10,000 रुपये में, ठीक है। तो अब अगर एक्सपायरी पर 12,000 रुपये का प्राइस हो जाता है, तो एक बात बताओ, मार्केट में जो चीज़ 12,000 की है आप उसको ख़रीद सकते हो, आपके पास इस चीज़ का राइट है ख़रीदने का कि आप उसको 10,000 रुपये में ख़रीद सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ कि आप एक्सरसाइज करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? ऑब्वियसली करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि आपको तो फ़ायदा हो रहा है ना, 12,000 की चीज़ 10,000 रुपये में मिल रही है। So yes, you will exercise this option and you will buy the stock and you will gain a profit of 2,000 rupees. अब 2,000 रुपीज़ अभी के लिए टू प्रॉफिट समझ लो, बट जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट 2,000 का नहीं होगा, इसमें से थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे होगा आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सस्पेंस। अब बात करते हैं, अगर प्राइस 12,000 की जगह 7,000 रुपये हो जाता, 12,000 रुपये की जगह 7,000 हो जाता, तो मतलब क्या हो गया, 7,000 का जो चीज़ 7,000 में मिल रही है मार्केट में, आपको वो चीज़ 10,000 में ख़रीदनी है। तो एक बात बताओ, जो चीज़ मार्केट में 7,000 की है आप उसको 10,000 में ख़रीदना चाहोगे? जब आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे तो इसको नहीं परचेज़ कर सकते, तो क्या आप ख़रीदना चाहोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ 7,000 की मैं मार्केट से ही ख़रीदूँगा ना, मैं क्यों इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँ? सिमिलरली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्योंकि आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको 10,000 रुपये में नहीं खरीदोगे, आप 7,000 रुपये में मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। तो इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, आपका लॉस ज़ीरो हो गया। अभी के लिए मान लो ज़ीरो हो गया, बट एक्चुअल में ज़ीरो नहीं होगा, पढ़ेंगे आगे। अच्छा, अब इसमें क्या हो गया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, मतलब अगर मुझे फ़ायदा होगा तो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करूँगा, अगर मुझे फ़ायदा नहीं होगा तो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, दैट्स इट, यही है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हमें क्या देखना है, हमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है तो एक्सरसाइज करो, नहीं हो रहा तो मत एक्सरसाइज करो, बिकॉज यू हैव दी ऑप्शन। अगर ऑप्शन नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइस। ओके, सो अब पढ़ते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो टाइप के, एक होता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय और पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल। किसके लिए? कॉल बायर के लिए, पुट बायर के लिए। अच्छा, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर कंसिडरिंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक होगा कॉल बायर और दूसरा होगा कॉल सेलर। कॉल बायर को आप कॉल होल्डर भी बोलते हो और कॉल सेलर को आप कॉल राइटर भी बोल सकते हो। वहीं अगर हम बात करें पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं, पुट बायर या फिर होल्डर या फिर पुट सेलर या फिर राइटर। So there are two parties in both of these contracts. Call option के अंदर you are purchasing, if you are a call buyer, you are purchasing the right to buy a stock at a future date. जबकि अगर हम कॉल सेलर की बात करें तो कॉल सेलर का कोई राइट नहीं होता, वो तो बस ये राइट, अगर कॉल बायर राइट को एग्जीक्यूट करता है तो कॉल सेलर को उस चीज़ को करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो पुट बायर राइट परचेज करता है टू सेल द स्टॉक एट अ फ्यूचर डेट। पुट सेलर क्या करेगा? पुट सेलर की ऑब्लिगेशन होगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर पुट बायर एक्सरसाइज करता है तो। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। इस चैप्टर के अंदर बायर और सेलर का मतलब ही बदल गया। बायर और सेलर इस चैप्टर के अंदर ये नहीं है जो खरीदते बेचते हैं स्टॉक को या शेयर्स को, बट बायर और सेलर का मतलब है जो राइट्स परचेज करते हैं, राइट्स सेल करते हैं। सो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली शेयर्स खरीदना और बेचना इज़ नॉट अ बायर और सेलर, बट जो राइट बेचता है, राइट खरीदता है, दैट इज़ योर बायर एंड सेलर। सो यहाँ पर जो मेन मर्ज़ी चलेगी ना, वो मर्ज़ी चलेगी आपके बायर की। जो बायर चाहेगा वो होगा, सेलर की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो बायर है ना वो
इस ऑप्शन को ख़रीदने के लिए कुछ पैसे देता है, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं, ऑप्शन वैल्यू या फिर ऑप्शन प्राइस बोलते हैं। तो सिंस अगर कोई बायर कोई प्रीमियम पे कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है ना, वो जो चाहेगा वो होगा, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्टी की क्या ऑब्लिगेशन होगी कि उस ऑप्शन को जो एक्सरसाइज किया जा रहा है बाय द बायर, उसको एग्जीक्यूट कराया जाए एज़ पर हिज विल एंड विलिंगनेस। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बायर की मर्ज़ी चलेगी, सेलर की कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। अब बात करते हैं ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन प्राइस की। तीनों नाम में से कोई भी लिखा हो तो उसका मतलब एक ही है, ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो बायर पे करता है टू द सेलर, किस लिए? राइट खरीदने के लिए। तो अब ऑप्शन प्रीमियम क्यों दिया जाता है? राइट खरीदने के लिए दिया जाता है। ये स्टॉक्स को, शेयर को परचेज़ करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ राइट परचेज़ करने के लिए या सेल करने के लिए दिया जाता है। ये जो अमाउंट होता है नॉन रिफंडेबल होता है। आपको अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया तो आप उस चीज़ का रिफ़ंड नहीं मांग सकते, ना ही ये एडजस्ट होता है। मतलब अगर आपने ऑप्शन प्रीमियम पे कर दिया तो आप फ्यूचर में ये नहीं बोल सकते कि मैंने 10 रुपये तो आज की डेट में पे कर दिए थे ना, तो अब क्योंकि आपका एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपये का था तो मुझे 90 ही पे करने हैं। नहीं, ये ना ही रिफंडेबल है ना ही एडजस्टेबल है। एक बार ही दे दिया तो गया, उसके बाद कुछ नहीं होगा उसका। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉल बायर और कॉल सेलर। अब ऑप्शन प्रीमियम पढ़ के आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि जब मैंने बोला था कि आपको 2000 का प्रॉफिट हो गया या आपको लॉस हो गया 0 क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं किया, तो एक्चुअल में क्या आपको लॉस 0 का हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन प्रीमियम तो पे किया होगा ना, क्योंकि आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो आपको लॉस कितने का हुआ होगा? जितना भी आपने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है। ऑप्शन प्रीमियम तो जाना ही था, वेदर आपको प्रॉफिट हो रहा है वेदर आपको लॉस हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट एक्चुअल में 2000 का नहीं हो रहा था, उसमें से आपको ऑप्शन प्रीमियम माइनस करना पड़ेगा, फिर आप कैलकुलेट कर पाओगे कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। सिमिलरली लॉस के केस की बात करें तो लॉस 0 नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा नेट लॉस आपका ओपी का अमाउंट तो होगा ही होगा, बिकॉज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो कोई एडिशनल पैसे नहीं दे रहे, बट आपने ऑप्शन प्रीमियम तो पे कर ही दिया होगा, तो दैट इज़ योर लॉस। चलो इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कॉल बायर वर्सेस कॉल सेलर। कॉल बायर और कॉल सेलर की बात करते हैं तो कॉल बायर में सबसे पहली बात, क्या कॉल बायर की कोई भी ऑब्लिगेशन है कि उसको जो आज वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको वो एक्सरसाइज करना ही करना है? नहीं, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन है ना, मर्जी है, उसको फेवरेबल सिचुएशंस, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस लगेंगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ऑन द कॉल बायर, बट कॉल सेलर पर तो है ना। क्यों? क्योंकि उसने ऑप्शन प्रीमियम रिसीव किया है, तो जैसा कॉल बायर बोलेगा वैसा ही कॉल सेलर को करना पड़ेगा। अच्छा, कॉल बायर जो है वो प्रीमियम पे है टू द कॉल सेलर फॉर परचेजिंग दी राइट। तो बायर कौन हुआ? खरीदने का, राइट खरीदने का बायर कौन हुआ? राइट खरीदने वाला कौन हुआ? कॉल बायर। राइट बेचने वाला कौन हुआ? कॉल सेलर। शेयर कौन बाय करेगा? कॉल बायर करेगा, अगर उसको फेवरेबल लगता है तो सेल कौन करेगा शेयर्स की? सेलर होगा आपका कॉल सेलर। अधिकार खरीदा है तो बायर, किसी भी चीज़ का अधिकार हो सकता है, चाहे वो बेचने का अधिकार है, बेचने का राइट है, या फिर खरीदने का राइट है, आप हमेशा बायर कहलाओगे। खरीदने का राइट खरीद रहे हो तो कॉल बायर, बेचने का राइट खरीद रहे हो तो पुट बायर। अब सिमिलरली पुट बायर वर्सेस पुट सेलर पर आ जाते हैं। सो पुट सेलर, पुट बायर वैसे ही पॉइंट्स हैं। पुट बायर जो है उसकी कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की नहीं होती है, प्रीमियम पुट बायर पे करता है फॉर परचेजिंग दी राइट, और राइट खरीदने वाला कौन हो गया? पुट बायर। अब पुट बायर राइट किस चीज़ का खरीद रहा है? शेयर्स को बेचने का, तो वो क्या करेगा? सेल करेगा शेयर्स को। वहीं पुट सेलर की बात करें तो पुट सेलर की ऑब्लिगेशन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, ही हैज़ टू बाय दी शेयर्स। अब पुट सेलर की तो ऑब्लिगेशन है ही, पुट बायर की नहीं होती, पुट सेलर की होती है, क्योंकि वो रिसीव करता है प्रीमियम को, ठीक है, राइट बेचता है, तो इसीलिए पुट सेलर की ऑब्लिगेशन होती है, पुट बायर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अब कॉल बायर की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बुकिंग प्राइस है, या फिर स्ट्राइक प्राइस है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ कॉल बायर ओवरव्यू ऑफ एंटायर चैप्टर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और बुकिंग प्राइस और स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस इज़ ₹100। 100 रुपीज़ का आपका एक्सरसाइज प्राइस है। एक्सरसाइज प्राइस के वेरियस नेम्स हैं, जैसे कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, बुकिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हैं, और एक्सरसाइज प्राइस तो बोलते ही हैं। तो वो दिया हुआ है आपको 100 रुपीज़। ऑप्शन प्रीमियम जो आपने पे किया है दैट इज़ ₹10।
ठीक है। तो अगर आपका CMP एज एन एक्सपायरी, मतलब जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने की बारी आ रही है उस दिन का CMP है 150 रुपीज़। अब आप क्या हो, आप खुद सोचो। आप हो, हेडिंग में दिया हुआ है कॉल बायर, आप कॉल बायर हो, मतलब आपने राइट खरीदा है टू बाय द शेयर। अब शेयर बाय करने का राइट खरीदा है एट अ फ्यूचर डेट जिसका एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपीज़। तो खुद ही सोचो, अगर आपको कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ में ख़रीदने को मिल रही है, तो अगर उसका उस दिन पर मार्केट में जो प्राइस है वो ज़्यादा है और आपको कम पे ख़रीदने का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ख़रीदोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे। लेकिन वहीं अगर आपका CMP एज ऑन एक्सपायरी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द एक्सरसाइज प्राइस, तो ऑब्वियसली यू वोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉफिट टू यू। सो यही आपके केसेस दे रखे हैं और इसी में आपको कैलकुलेशन बताई हुई है कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कब एक्सरसाइज करेंगे, कब एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और कब ऐसी पोजीशन होगी जब आप कुछ भी कर लो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहला केस है हाई प्राइस CMP आपका बढ़ गया, मतलब ज़्यादा का CMP है, तो ऑब्वियसली यू एक्सरसाइज दी ऑप्शन क्योंकि आप एक कॉल बायर हो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 150 माइनस 100, क्योंकि नेट आपको देखें तो कितने का फ़ायदा हो गया, 50 रुपये का फ़ायदा हो गया। नेट प्रॉफिट एक्चुअल में कितना हुआ, देखो OP तो पे किया था ना, तो OP तो चला गया, तो कितना बच गया 40 रुपीज़ का आपको नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर CMP एज एन एक्सपायरी आपका 70 रुपीज़ का हो जाता है, तो उस केस में यू वोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, देयरफॉर योर ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी ज़ीरो। ना बेचा ना खरीदा, ज़ीरो हो गया। नेट लॉस कितना हो गया 10, क्योंकि OP तो चला गया, OP तो पे करना ही करना है, चाहे पे एग्जीक्यूट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केस 3, इफ़ CMP एज ऑन एक्सपायरी इज़ ₹100, तो अगर CMP एज ऑन एक्सपायरी 100 है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो या ना करो, मतलब मार्केट से ख़रीदो या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ख़रीदो, देयर इज़ नो डिफरेंस, आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे टू बाय दी शेयर। तो आप तो इंडिफरेंट पोजीशन पे हो जाओगे ना, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो भी आपको 100 में ही मिल रहा है और OP आपका जा चुका है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो भी आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो तो 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे और 10 रुपीज़ का आपको प्रीमियम है। So in any case you are in an indifferent position, that means आप खरीद एक्सरसाइज करो ना करो there is no effect आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर, that remains the same। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ज़ीरो हो जाएगा, बट आपका जो नेट प्रॉफिट है वो तो आपका -10 हो जाएगा, बाय बिकॉज आपने OP तो पे कर दिया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं अगर CMP एज एन एक्सपायरी 99.50 हो जाता है, मतलब 100 से थोड़ा सा कम, तो एक बात बताओ, अगर आप एक्सरसाइज करते हो ऑप्शन को तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे 100, बेचना चाहोगे तो कितने में बेच सकते हो आज की डेट पे 99.5, तो आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लॉस हो जाएगा, प्लस आपका OP चला गया तो आपका नेट प्रॉफिट इतने से ही ज़्यादा हो जाएगा जितना आपका ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो इसीलिए इसको एक्सरसाइज करना बेवकूफ़ी है, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपका कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो रहा, बट एक्सरसाइज करोगे तो 0.5 का तो हो गया ना ग्रॉस लॉस, प्लस नेट प्रॉफिट निकालने लगोगे तो नेट प्रॉफिट में आपका OP का भी लॉस हो गया, प्लस आपका ये 0.5 का भी लॉस हो गया। तो इसीलिए देयर इज़ no point in executing or exercising this option, so your action would be not to exercise the option, gross profit will come to 0, net loss आपका जो होगा वो तो 10 ही होगा। अब आ जाते हैं बात, if CMP as on expiry is 1110, अब अगर 1110 का CMP as on expiry है तो मुझे बात बताओ, 110 रुपये का मार्केट में मिल रहा है, 100 रुपये का खरीद सकते हो, आपको तो ख़रीद लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कम में ही ख़रीदने को मिल रहा है, तो 100 रुपये का ख़रीदा, 110 का बेनिफिट देखा तो बेनिफिट मेरा 10 रुपये का आ रहा है, लेकिन 10 रुपये तो मेरा इसमें ऑप्शन प्रीमियम में चला गया, तो मेरे को नेट प्रॉफिट कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो इस केस में ये वाली जो पोजीशन होती है ब्रेक इवन होती है, विच मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस विच मीन्स नेट प्रॉफिट नॉट नो प्रॉफिट नो लॉस है, ठीक है। नेट प्रॉफिट को चेक करोगे कि वो प्रॉफिट है लॉस है, तब आप ब्रेक इवन निकालते हो। ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे कैन नॉट डिसाइड कि आपका ब्रेक इवन प्राइस है या नहीं। तो ब्रेक इवन प्राइस हमेशा क्या होगा? एक्सरसाइज प्राइस प्लस आपका जो भी ऑप्शन प्रीमियम है, दैट विल ऑलवेज बी योर ब्रेक इवन प्राइस। ओके, अब मैं अगर बात करूँ CMP एज एन एक्सपायरी की, तो CMP एज एन एक्सपायरी अगर हो जाता सपोज 101, मतलब 101 रुपये, 1 रुपये मार्केट में महंगा है, तो
तो अब इसमें एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो एक बात समझ लो, अगर एक्सरसाइज प्राइस आपका CMP से कम है, मतलब CMP ज़्यादा है और एक्सरसाइज प्राइस कम है, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लो। अगर आपका CMP एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो इट्स एडवाइजेबल कि आप एक्सरसाइज मत करो, क्योंकि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब चाहे 1 रुपये ज़्यादा है आप इसको एक्सरसाइज कर लो, चाहे 50 पैसे कम है एक्सरसाइज मत करो। ठीक है, तो CMP 101 है, तो 101 है तो 1 रुपये का एक्स्ट्रा ही आ रहा है ना, एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि नेट लॉस आपका इस 1 रुपये से कम हो जाएगा, विच मीन्स आपका जो नेट लॉस होगा दैट विल बी 9 रुपीज़। वाई? बिकॉज 10 रुपीज़ का तो अपना ऑप्शन प्रीमियम बेच दिया। ठीक है, तो माइनस हो गया प्लस, लेकिन आपको क्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का, तो 9 रुपीज़ इज़ योर नेट लॉस। सिंपल है, CMP ज़्यादा है बुकिंग प्राइस से, एक्सरसाइज प्राइस से, तो एक्सरसाइज दी ऑप्शन, कम है तो डोंट एक्सरसाइज। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कॉल सेलर का क्या प्रॉफिट लॉस होगा, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जो प्रॉफिट कॉल बायर को हो रहा है ना, उसका जस्ट ऑपोजिट लॉस हो जाता है कॉल सेलर को। कॉल सेलर को जस्ट ऑपोजिट पोजीशन रहती है एज़ कम्पेयर टू द कॉल बायर, क्योंकि जो भी ये करेगा उसका ऑपोजिट इफेक्ट उस पर आने वाला है कॉल सेलर पे, क्योंकि उसको तो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इन एनी केस ये कॉल बायर को एक्सेस लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा ऑप्शन जहाँ पर भी उसको ठीक नहीं लगेगा, उसके फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी। तो सिमिलरली आपको ईजी हो जाएगा, जब भी आपको पता है ना कि कॉल बायर का क्या प्रॉफिट लॉस है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कॉल सेलर का प्रॉफिट या लॉस। अब बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर कॉल बायर। अभी हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा था, अब एक फॉर्मूले फॉर्म में देख लो। अगर आपको एग्जांपल से समझ आ गया ना, तो आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं करने पड़ेंगे, आप इजीली अपने आप लिख पाओगे। सो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट केस है व्हेन CMP एज एन एक्सपायरी इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। इसका मतलब क्या है, CMP ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा प्राइस है, आपको कम पे खरीदने का ऑप्शन मिल रहा है, तो गो एंड ग्रैब दैट ऑप्शन, एक्सरसाइज। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका CMP एज एन एक्सपायरी जो भी चल रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा है, माइनस जो भी आपका एक्सरसाइज प्राइस है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब लॉस निकालने के लिए माइनस OP कर दोगे, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस OP कर दोगे, क्योंकि नेट तो आपको उतना ही बचा। ओके, अगर CMP एज ऑन एक्सपायरी आपका लेस है दैन दी EP, मतलब एक्सरसाइज प्राइस से कम का CMP है, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू एक्सरसाइज दी ऑप्शन। तो इस केस में आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, दैट वुड बी योर एक्शन एंड योर लॉस विल बी लिमिटेड टू दी ऑप्शन प्रीमियम पेड। Profit and loss for call seller is just opposite of call buyer. नेक्स्ट इज़ योर रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर कॉल बायर। तो मैंने रूल आपको ऑलरेडी बता दिया है कि CMP एज एन एक्सपायरी अगर ज़्यादा है एक्सरसाइज प्राइस से तो एक्सरसाइज करो, अगर कम है तो डो नॉट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर कॉल सेलर, तो कॉल सेलर के पास तो कोई राइट ही नहीं है ना, उसकी तो ऑब्लिगेशन है, जैसा जैसा कॉल बायर कहेगा वैसे वैसे उसको करना पड़ेगा। तो देर इज़ नो ऑप्शन for call seller, that is why there is no rule for call seller to exercise the option or not exercise the option, because there is an obligation that he has to perform on the wish and will of the call buyer. He does not have his own will or wish. Okay, जैसे आप कॉल बायर पढ़ा ना, वैसे ही आप पुट बायर पढ़ेंगे। सो पुट बायर एन ओवरव्यू ऑफ इंटायर चैप्टर। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो इजीली क्वेश्चन समझ सकते हो, कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस है ₹100 का और ऑप्शन प्रीमियम आपने जो पे किया है वो 10 रुपीज़ है। एक बात बताओ, पुट बायर क्या करता है? पुट बायर राइट परचेज करता है टू सेल, राइट बाय किया है, किस चीज़ का राइट खरीदा है? टू सेल एट अ फ्यूचर डेट। अब एक बात बताओ, फ्यूचर में आप कब बेचोगे, मतलब कब एक्सरसाइज करके बेचोगे? आपका एक्सरसाइज प्राइस है अगर 100 रुपीज़ और आपका जो CMP एज एन एक्सपायरी है वो है 150 रुपीज़, तो जो चीज़ मार्केट में 150 की बिक सकती है, क्या आप उसको 100 रुपीज़ में बेचना चाहोगे एज अ सेलर? नो। तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। जस्ट थिंक ऑपोजिट पोजिशन, अगर आपका CMP एज एन एक्सपायरी इज़ लेसर दैन दी एक्सरसाइज प्राइस, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको मार्केट में अगर बेचना है तो वो 70 रुपीज़ का बिकता है, लेकिन यू हैव दी ऑप्शन आप उसी चीज़ को 100 रुपीज़ में बेच सकते हो, तो ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें एक थंब रूल बन गया कि एक्सरसाइज प्राइस अगर आपका कम है CMP से एज एन एक्सपायरी, तो आप क्या करोगे? आप एक्सरसाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CMP, तो उस केस में यू विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज प्रीमियम 100 रुपीज़, ऑप्शन प्रीमियम पेड इज ₹10. CMP एज एन एक्सपायरी इज़ 150 रुपीज़, विच मीन्स कि आपका ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज प्राइस. तो आपका एक्शन क्या होगा? जो चीज़ 150 की बिक सकती है, क्या आप उसको 100 रुपये में बेचोगे? नहीं. तो आपका एक्शन होगा नॉट एक्सरसाइज. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? 0, क्योंकि कुछ किया ही नहीं. नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट आपका हो जाएगा -10, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम तो आप पे कर ही चुके हो, क्योंकि आप पुट बायर हो, आपने राइट खरीदा है तो आपने प्रीमियम पे किया होगा. यहीं पर अगर मैं पुट सेलर की बात करूँ तो पुट सेलर को क्या होगा? 10 रुपये का फ़ायदा, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज तो हुआ नहीं ऑप्शन. नेट प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज़ का, राइट. अब आ जाते हैं केस 2 पर. केस 2 में CMP एज एन एक्सपायरी हो गया 70 रुपीज़ और आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 100. जो चीज़ मार्केट में 70 रुपये की बिक रही है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको 100 रुपये में बेच सकते हो. तो आप बेचोगे कि नहीं बेचोगे? ऑब्वियसली बेचोगे. तो एक्शन क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज. ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 100 - 70, 30 रुपीज़. नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 30 - 10, दैट इज़ 20 रुपीज़, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम तो आपने पे कर दिया होगा. थर्ड केस, इफ़ CMP एज ऑन एक्सपायरी इज़ 100. अब 100 की चीज़ मार्केट में है जो बिक सकती है और 100 का ही आप बेच सकते हो, तो आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं. तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन होगी, जो एक्शन होगा, दैट वुड बी इंडिफरेंट. आपकी मर्जी है, कुछ भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ग्रॉस प्रॉफिट विल रिमेन 0, नेट लॉस विल रिमेन सेम, दैट इज़ -10. सिमिलरली, इफ़ CMP एज एन एक्सपायरी इज़ ₹102. 102 का मतलब क्या है? जो चीज़ मार्केट में 102 रुपये की बिक सकती है, आप उसको 100 रुपये में बेचने का ऑप्शन है, बेचोगे? नहीं. सो ग्रॉस प्रॉफिट 0 हो जाएगा, नेट प्रॉफिट -10 हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ़ CMP एज एन एक्सपायरी इज़ 99.5, मतलब जो चीज़ मार्केट में 99.5 की बिक रही है, आप उसको 100 रुपये में बेच सकते हो, तो बेचोगे? येस ऑफ कोर्स. 0.5 का तो फ़ायदा हो रहा है, मेरा नेट लॉस तो कम होगा इतने से. तो ऑफ कोर्स आई विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन. आई विल अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 0.5 रुपीज़ एंड देयर बाय डिक्रीजिंग माई नेट प्रॉफिट, rather net loss by 0.5, that is my net loss would be 9.5 if I exercise this option. और एक्सरसाइज नहीं करते तो कितना होता? 10 का. तो फ़ायदा किस में है? एक्सरसाइज करने में. नेक्स्ट केस, इफ़ CMP एज एन एक्सपायरी इज़ ₹90. 90 रुपीज़ का CMP एज एन एक्सपायरी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? CMP जो चीज़ 90 रुपीज़ की मार्केट में बिक रही है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उसे 100 रुपये में बेच सकती हूँ. तो ऑब्वियसली आई विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन. सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 रुपीज़ का, क्योंकि 10 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा है. लेकिन एक्चुअल में क्या 10 रुपये का फ़ायदा हुआ क्या? नहीं, क्योंकि 10 रुपये का तो मैंने ऑप्शन प्रीमियम ही पे कर दिया था. तो मेरे पास नेट प्रॉफिट तो 0 बचा. बट ये मेरा ब्रेक इवन प्राइस है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन मतलब नेट प्रॉफिट इज़ 0, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट. ओके. सो इसमें भी एक आपको ईजी सा क्रक्स मिल गया होगा कि जब भी आपकी CMP एज एन एक्सपायरी EP से कम होता है, तभी आप एक्सरसाइज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे. पुट सेलर की ऑपोजिट पोजीशन हो जाएगी. सिमिलर टू दैट वी हैव स्टडीड इन कॉल सेलर. वही जो कॉल सेलर का हाल होता है, वही पुट सेलर का हाल होता है. जो पुट बायर करेगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा टू द पुट सेलर. अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पुट बायर. अभी तक एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ा था, अब ऐसे पढ़ लेते हैं. अगर CMP एज एन एक्सपायरी इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो आप ऑप्शन डेफिनेटली एक्सरसाइज नहीं करने वाले हो. आपका जो लॉस होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम का. अगर CMP एज एन एक्सपायरी हो जाता है मोर दैन, CMP एज एन एक्सपायरी हो जाता है मोर दैन EP, तो नो सॉरी लेस दैन EP, तो इसका मतलब तो बहुत अच्छी बात है, एक्सरसाइज करो ऑप्शन और फ़ायदा लो. नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस माइनस CMP, क्योंकि इस केस में आपका एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है. एक्सरसाइज प्राइस माइनस CMP एज एन एक्सपायरी माइनस OP, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट. सी, अगर आपको एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गए ना, तो आपको ये इक्वेशन समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट से आप इक्वेशन अपने आप ही लिख पाओगे एग्जाम्स में. तो इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. इक्वेशंस अपने आप बन जाएंगी. कुछ कुछ इक्वेशंस होती है, कुछ कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, बट मोस्टली आप देखोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट के थ्रू याद हो जाएगा. बट सारे अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो सकते. तो बेटर है कि आप कॉन्सेप्चुअली समझो और उसको याद, फिर अपने आप ही हो जाएगा याद. और कुछ कुछ जगह पर आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं.
प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पुट सेलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपोजिट होता है ऑफ द पुट बायर। अच्छा, अब रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट बायर बहुत ईजी हो गया। CMP एज एन एक्सपायरी इज मोर देन EP, तो डू नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, बट इफ इट इज लेस देन एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो ये चीज़ हमने 3-4 बार पढ़ ली है ना, अब तो पक्का दिमाग में बैठ गई होगी। सिमिलरली रूल ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर पुट सेलर देखे तो भैया कोई रूल नहीं होता, क्योंकि उसको तो करना पड़ता है, जो भी पुट बायर करेगा वो ऐसा पुट सेलर को करना पड़ेगा, उसकी तो ऑब्लिगेशन होती है, कोई भी उसके पास राइट नहीं होता है। ओके, अब आती है बात इन, आउट, एट द मनी ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के केस में कब आपका माना जाएगा कि ये इन मनी वाला ऑप्शन है, आउट मनी ऑप्शन है, या फिर एट द मनी ऑप्शन है। मतलब आपको एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो इन मनी ऑप्शन होता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो वो आउट मनी ऑप्शन होता है। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा, या मतलब ऐसी सिचुएशन एक्सरसाइज करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो आपकी एट द मनी ऑप्शन होती है। सो ईजी है, आपको अगर ये पता है एक्सरसाइज करना है नहीं एक्सरसाइज करना है, या फिर इंडिफरेंट हो, तो आप इजीली ये वाली चीज़ लिख सकते हो कि ये इन मनी ऑप्शन है, आउट मनी ऑप्शन है, या फिर एट दी मनी ऑप्शन है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिले होंगे, बट ये बेकार है। अगर आपको पता है कि एक्सरसाइज नॉट एक्सरसाइज इंडिफरेंट कब होती है, तो आपको ईजीली ये चीज़ समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका CMP एज एन एक्सपायरी, कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल की मतलब राइट टू बाय, अगर आपका CMP एज एन एक्सपायरी इज मोर देन एक्सरसाइज प्राइस, तो इस केस में आप एक्सरसाइज करोगे। जो चीज़ आपकी 100 रुपये में खरीद रहे हो वो मार्केट में 150 रुपये की खरीदने के लिए मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू विल एक्सरसाइज, तो इन मनी ऑप्शन है। इसका ऑपोजिट केस देखोगे तो नॉट एक्सरसाइज। लेकिन अगर CMP एज एन एक्सपायरी और एक्सरसाइज प्राइस आपका सेम है, 100 में ही बाहर मिल रहा है, 100 में ही आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हो तो मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, इनडिफरेंट हो कुछ भी करो सेम ही रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ तो पुट ऑप्शन के लिए भी वैसे ही हो जाएगा, ऑपोजिट केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर आपको सेल करने का राइट खरीदा है। CMP एज एन एक्सपायरी अगर आपका ज़्यादा है एक्सरसाइज प्राइस, यू वोंट एक्सरसाइज द ऑप्शन, दैट इज वाइट आउट ऑफ मनी। बट अगर CMP एज एन एक्सपायरी इज लेस दैन EP, तो उस केस में यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन, इन मनी हो गया। व्हेन CMP एज एन एक्सपायरी इज इक्वल टू द एक्सरसाइज प्राइस, देन यू आर इनडिफरेंट एट बोथ दी पोजिशंस। सो इन शॉर्ट, एक्सरसाइज किया तो इन, नहीं किया तो आउट, इनडिफरेंट तो एट। क्रक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी एक बार हमने रिवाइज कर लिया, आपको याद ही हो गया होगा, इसमें कुछ था नहीं। अब आ जाते हैं बात लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन होता है बायर ऑफ शेयर, शॉर्ट पोजीशन होता है सेलर ऑफ शेयर। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, लॉन्ग दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप बायर हो, या तो आप कॉल बायर हो गए, या फिर पुट बायर हो गए, क्योंकि दोनों ही केसेस में आप राइट खरीदते हो, तो वो लॉन्ग पोजीशन कब मानी जाएगी, जब भी आप राइट खरीदते हो। राइट खरीदने को बाय पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बोला जाता है, और ये दो केसेस में होता है, जब कॉल बायर खरीदता है या फिर पुट बायर खरीदता है, दोनों ही खरीदते हैं राइट। एक राइट खरीदता है टू सेल, एक खरीदता है टू बाय। और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सेलर की बात करें, शॉर्ट पोजीशन की बात करें, तो शॉर्ट पोजीशन सेलर ऑफ राइट हो गया। सेलर ऑफ राइट भी दो होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब बात करते हैं पोजीशन क्या लें अगर हम कॉल पोजीशन लेना चाहते हैं, कि हम कॉल बायर बने या फिर कॉल सेलर बने, ये हमें डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए क्या करें या कैसे पता लगाएं कि कॉल बायर बनना चाहिए या फिर कॉल सेलर बनना चाहिए। सो आप अपनी एक्सपेक्टेशन देखो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में जाके प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है, इसका मतलब अगर आज की डेट में प्राइस आपको 100 रुपये का एक्सरसाइज प्राइस मिल रहा है, आज की डेट में आपको पता है एक्सरसाइज प्राइस 100 है, और फ्यूचर में जाके आपको लग रहा है कि ये ना 150 होने वाला है, तो बेटर है ना आप कॉल बायर बन जाओ। क्यों? क्योंकि जो 150 की चीज़ हो जाएगी वो तो आप 100 रुपये में ख़रीद पाओगे। तो आपको बेनिफिट कब होगा, जब महंगी हो जाए। CMP एज एन एक्सपायरी बढ़ता है तब आप एक्सरसाइज करते हो। क्यों करते हो एक्सरसाइज? क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। तो सिमिलरली इफ़ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज, देन यू शुड बिकम द कॉल बायर। बट इफ़ यू एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल, तो आपको क्या बन जाना चाहिए, कॉल सेलर बन जाना चाहिए। क्यों? आज की डेट में एक्सरसाइज प्राइस है 100 रुपये का, ठीक है, और आपको लगता है कि प्राइस फॉल होने वाला है, तो आप क्या है, बेटर है ना कॉल सेलर बन जाओ। क्यों? क्योंकि अगर फॉल हो जाएगा तो उस केस में कॉल बायर अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा तो जो भी ऑप्शन प्रीमियम होगा दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ कॉल सेलर। अदरवाइज अगर वो एक्सरसाइज करता है तो हमेशा कॉल सेलर को लॉस हो जाता। बट इसीलिए कॉल सेलर को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा सामने वाला बंदा। अगर सामने वाला बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कॉल सेलर विल बी इन प्रॉफिट। सो पोजीशन आप किस बेसिस पर लोगे, अपनी एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर लोगे। तो यहाँ पर हमने कॉल की केस में बात करी है, मतलब आप कॉल बायर है कॉल सेलर कब बनो, ये हमने डिस्कस किया है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पुट बायर बनना है पुट सेलर बनना है, ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट ऑपोजिट,
आपको लगता है प्राइस बढ़ने वाला है तो बेटर है ना पुट सेलर बन जाओ, और अगर आपको लगता है प्राइस फॉल होने वाला है तो बेटर है आप पुट बायर बन जाओ। क्यों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आपको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस बढ़ने वाला है का क्या मतलब है, जो चीज़ बुकिंग प्राइस अगर 100 रुपये है और CMP एज एन एक्सपायरी 150 होने के चांसेस हैं, तो आप एक्सरसाइज कब करोगे, ऑप्शन जो चीज़ मार्केट में 150 रुपये की बिक सकती है वो आप 100 रुपये में बेचना चाहोगे, नहीं। तो फ़ायदा किसको होगा इस केस में, जब पुट बायर इस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फ़ायदा किसको होगा, पुट सेलर को। तो पुट सेलर कब पुट सेलर बनना चाहता होगा, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्राइस बढ़ने वाला है। क्यों, क्योंकि पुट बायर उस केस में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो पुट सेलर को फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर मैं इसको ऑपोजिट केस बोलूँ तो अगर पुट बायर है, पुट बायर क्या चाहेगा कि जो चीज़ आज 70 रुपये की बिक रही है ना, आगे जाके 70 रुपये की बिकेगी, मैं उसको 100 रुपये में बेच पाऊँ, मुझे ऐसा राइट मिल जाए। तो वो कब ऐसा सोच रहा होगा, जब प्राइस की एक्सपेक्टेशन होगी टू फॉल। तो सिमिलरली पुट बायर कब बनोगे, जब आपकी एक्सपेक्टेशन है द प्राइस टू फॉल। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो जब भी प्राइस इंक्रीज़ होता है तो कॉल बायर को फ़ायदा होता है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो पुट बायर को फ़ायदा होता है। इसके बेसिस पर आप डिटर्मिन कर सकते हो। आप सिर्फ ये सोचो कि कब आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, उस हिसाब से जब भी आप सोचने लगोगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्रेक इवन प्राइस फॉर कॉल बायर या फिर कॉल सेलर। तो ब्रेक इवन प्राइस हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया था, राइट, कि कॉल बायर है या कॉल सेलर है, तो दोनों के लिए ब्रेक इवन प्राइस कब होगा, जब नेट प्रॉफिट जीरो होगा। नेट प्रॉफिट जीरो कब होगा, जब आपका CMP एज एन एक्सपायरी है एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। तो CMP एज एन एक्सपायरी आपका एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम होगा, मतलब 100 + 10, 110 वाला एग्जाम्पल, तो वो आपका कॉल बायर है कॉल सेलर के लिए ब्रेक इवन प्राइस हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रेक इवन प्राइस फॉर दी पुट बायर या फिर पुट सेलर। तो पुट बायर पुट सेलर के लिए कब होगा ब्रेक इवन प्राइस, जब आपका CMP एज एन एक्सपायरी इज इक्वल टू EP माइनस OP हो जाएगा। आपको याद होगा 90 रुपीज़ वाला हमने कौन पढ़ा था एग्जाम्पल, जिसके अंदर CMP एज एन एक्सपायरी 90 हो गया था, तो 90 हुआ तो मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज किया था, क्योंकि मैं पुट बायर हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है 10 रुपये का, लेकिन अल्टीमेटली तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा OP भी 10 रुपये का गया था। तो इसीलिए इसमें एक्सरसाइज प्राइस माइनस OP के बराबर जब आपका CMP होता है तो उस केस में यू अचीव अ ब्रेक इवन प्राइस फॉर अ पुट बायर और सेलर। अब बात करते हैं मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है टू अ कॉल बायर एंड अ कॉल सेलर। सो कॉल बायर की जब मैं बात करूँ तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो कॉल बायर को हो सकता है ना वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। आपको पता है क्या CMP एज एन एक्सपायरी कितना होगा, नहीं पता। सो जब पता ही नहीं है CMP एज एन एक्सपायरी कितना होगा, लेकिन आपको एक EP पता है, एक्सरसाइज प्राइस पता है, OP पता है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, CMP माइनस EP माइनस OP। ये आपका कॉल बायर की पोजीशन पर प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है। तो CMP जब आपका एक्सपायरी वाला फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम लॉस की बात करूँ तो मैक्सिमम लॉस तो मेरा देखो OP हो सकता है। इतने सारे एग्जांपल्स करे हमने और समझा कि OP मैक्सिमम हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब OP से ज़्यादा होने लगता है तो मैं ऑप्शन ही नहीं एक्सरसाइज करती। अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करती तो मेरा हमेशा ही मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम। वहीं अगर मैं कॉल सेलर की बात करूँ तो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन हो जाती है दोनों के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट देखो ना कॉल सेलर का, तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट उसको ऑप्शन प्रीमियम हो सकता है। क्यों, वो भी तब जब ऑप्शन एक्सरसाइज ना किया जाए बाय द कॉल बायर, नहीं तो उसकी तो ऑब्लिगेशन होती है हर बार, और कॉल बायर जैसा करेगा वैसा ही उसको करना पड़ेगा। लेकिन सिंस अगर कॉल बायर एक्सरसाइज ऑप्शन नहीं करता है तब ही उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, दैट इज़ OP। अदरवाइज़ तो कॉल बायर अपने फ़ायदे वाले ऑप्शंस को ही एक्सरसाइज करता है। तो फ़ायदा अगर कॉल बायर का हो रहा है तो कॉल सेलर का तो फ़ायदा हो नहीं रहा होगा। तो कॉल सेलर का फ़ायदा कब होगा, जब एक्सरसाइज ना किया जाए ऑप्शन बाय द कॉल बायर। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी OP रिसीव्ड, बट मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अनलिमिटेड। क्या पता CMP क्या होगा और कितना प्रॉफिट हो जाएगा टू द कॉल बायर, ऑपोजिट पोजिशन, जस्ट ऑपोजिट पोजिशन। ठीक है, सो वही इक्वेशन की फॉर्म में भी समझाया हुआ है, CMP एज एन एक्सपायरी माइनस EP माइनस OP। EP और OP तो कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा CMP होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है।
क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है, इसका तो कुछ नहीं पता कितना हो जाए, इसीलिए। सिमिलरली अगर मैं पुट बायर या पुट सेलर की बात करूँ तो पुट बायर की बात करते हैं। पुट बायर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? पुट बायर को मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है ना, वो हो सकता है एक्सरसाइज प्राइस माइनस ओपी। क्यों? एक्सरसाइज प्राइस उसकी एक सेलिंग प्राइस की तरह है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल, तो एक्सरसाइज प्राइस तो उसको पता है, फिक्स्ड है, और आपको ऑप्शन प्रीमियम भी पता है। तो अगर आपका CMP एज एन एक्सपायरी क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरते गिरते भी ज़ीरो भी हो गया ना, तो आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो EP माइनस OP ही हो सकता है, क्योंकि CMP एज एन एक्सपायरी तो बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया नहीं है कितना होगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा हो जाएगा CMP एज एन एक्सपायरी तो ऑब्वियसली वी वोंट एक्सरसाइज दी ऑप्शन। जब कम होता है तभी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो कम ज़्यादा भी कितना तक, मतलब कम होगा तो कम भी कितना होगा ना, ज़ीरो से ज़्यादा तो कम नहीं होगा CMP एज एन एक्सपायरी। तो मैक्स टू मैक्स ज़ीरो भी हो गया तो हमारे पास EP माइनस OP ही होगा जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वहीं अगर मैं मैक्सिमम लॉस की बात करूँ ना, तो ऑप्शन प्रीमियम से ज़्यादा तो मेरे को लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूँगी, ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करूँगी तो लॉस कहाँ से होगा। तो हमेशा जो भी बायर वाले होते हैं ना, राइट बायर ऑफ राइट, उनको ऑप्शन प्रीमियम से ज़्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता, ठीक है। वहीं अगर मैं पुट सेलर की बात करूँ ना, तो पुट सेलर को जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शन प्रीमियम से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो मतलब पुट बायर को फ़ायदा हो रहा होगा, तो पुट सेलर को तो लॉस ही होने वाला है। तो मैक्सिमम कब उसको फ़ायदा होता है? जब वो एक्सरसाइज ना करे पुट बायर ऑप्शन, तो तब क्या मिलता है उसको? ऑप्शन प्रीमियम, तो वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। वहीं अगर मैं मैक्सिमम लॉस की बात करूँ तो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो मैक्सिमम आपको एक्सरसाइज प्राइस माइनस ऑप्शन प्रीमियम का ही हो सकता है। चलिए इसको इक्वेशन से समझते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर पुट बायर क्या होती है? एक्सरसाइज प्राइस माइनस CMP एज ऑन एक्सपायरी माइनस OP। अब EP और OP तो आपका कांस्टेंट है, आपका जो CMP है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिर जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो गिर जाएगा, उससे ज़्यादा तो कम नहीं हो सकता, माइनस तो हो नहीं सकता। तो इसी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है एज अ पुट बायर वो EP माइनस OP होता है, और मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है टू दी पुट सेलर वो भी इतना ही हो सकता है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, अब इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। ग्राफ के थ्रू अगर मैं एक्स एक्सिस देखूँ और मैं वाई एक्सिस देखूँ, एक्स एक्सिस पे मेरी CMP एज ऑन एक्सपायरी है, वेयर एज ऑन वाई एक्सिस आई हैव नेट प्रॉफिट्स। सो अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूँ तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज़ अ प्राइस एट विच देयर इज़ नो नेट प्रॉफिट, नो नेट लॉस, राइट। तो ज़ीरो वाला हो जाएगा मेरा, बट मेरा जो अनलिमिटेड प्रॉफिट है और मेरा लिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता मेरा, लिमिटेड लॉस होता है, तो वो मेरी नेगेटिव साइड ऑफ द फिगर में चला जाएगा। सो लिमिटेड लॉस मेरा 10 रुपये का है, 10 रुपये में मार्क कर लिया, और अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है जितना मर्जी, कुछ भी, तो वो मेरा ऊपर की साइड आरो आ जाएगा। सिमिलरली ऑपोजिट हो जाएगा फॉर दी कॉल सेलर, क्योंकि इसकी ऑपोजिट पोजीशन होती है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है। सो इसी तरह से हमने बिल्कुल ग्राफ्स बना लिए। ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि एक को प्रॉफिट होता है तो दूसरे को लॉस होता है। सिमिलर इज द केस विद पुट बायर। पुट बायर की बात करें तो उसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो सकता है दैट इज़ EP माइनस OP, लेकिन जो लॉस हो सकता है दैट इज़ लिमिटेड लॉस है। ऑप्शन प्रीमियम उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। सो ग्राफ इस तरीके से बन गया। सिमिलरली अगर मैं पुट सेलर की बात करूँ तो पुट सेलर के केस में आपको जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ लिमिटेड प्रॉफिट विच इज़ योर OP रिसीव्ड, बट आपको जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो EP माइनस OP तक का ही होता है, ठीक है। सो ये हमारी हो गई दोनों की मिरर इमेजेस। ग्राफ्स से भी हमने समझ लिया। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट्स की, कैसे कैसे पता चलता है कौन सी पोजीशन ली जाए। बट अब बात आती है फेयर ऑप्शन प्रीमियम कैसे निकाला जाए, कि जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना फेयर होना चाहिए, मतलब कितना मैक्सिमम है जो ऑप्शन प्रीमियम कोई भी पे करना चाहेगा। फेयर क्या है दोनों का? जैसे हम फेयर प्राइस निकालते हैं, स्टॉक प्राइस निकालते हैं, शेयर प्राइस निकालते हैं, सिमिलरली हम फेयर ऑप्शन प्रीमियम का भी डिटर्मिनेशन करते हैं। सो फेयर ऑप्शन प्रीमियम एक्सपायरी पर क्या होना चाहिए और बिफोर एक्सपायरी क्या होना चाहिए फॉर बोथ दी ऑप्शंस कॉल एंड पुट। एक एक करके समझते हैं। फेयर OP एज एन एक्सपायरी फॉर कॉल। एक बात बताओ, CMP एज एन एक्सपायरी है ₹120, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस है मेरा 100 रुपीज़ का। सो मैं कॉल बायर हूँ, मुझे बाय करने का राइट ऑप्शन मिला है, ठीक है, फ्यूचर डेट पे। CMP एज एन एक्सपायरी 20 रुपये का है, तो
अगर मुझे ऑप्शन को बाय करके एग्जीक्यूट भी करना है या मैं देखूं तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट जो हो रहा है इसमें वो हो रहा है 20 रुपीज़ का, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट बिकॉज ऑफ द चेंज डिफरेंस बिटवीन CMP एंड EP मुझे जो हो रहा है दैट इज़ ऑफ 20 रुपीज़। सो मैं ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा एज कॉल बायर 20 रुपीज़ मुझे उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा तो मैं क्यों दूंगी, राइट। सिमिलरली ऑप्शन प्रीमियम जो कॉल सेलर मिनिमम कितना लेना चाहेगा कि कम से कम मैं कितना लूँ, क्यों कम से कम, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में 120 रुपये की खरीदी जा रही है मैं उसको ऑप्शन दे रही हूँ कि वो 100 रुपये में ख़रीद ले। तो मैं क्या चाहूँगी कि कम से कम यार 20 रुपये का प्रॉफिट जो मैं तुम्हें 20 रुपये सस्ता दे रही हूँ तो मैक्स टू मैक्स मैं तुमसे वो मांग सकूँ, क्योंकि मार्केट का तो मार्केट पैरिटी के हिसाब से तो मुझे 120 का ही बाय करने देना चाहिए। सो मैं चलो तुम्हें बेनिफिट दे रही हूँ तो जितने का बेनिफिट दे रही हूँ वो मैक्सिमम, मिनिमम तो मैं इतना मांगूंगी ना, मैक्सिमम तुम्हारी तरफ से है, क्योंकि जो भी बंदा ख़रीद रहा होता है ना वो बताता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के इतने पैसे दूंगा, वो कभी ये नहीं बताता कि मैं कम से कम इतने दूंगा, तुम्हें ज़्यादा मांगने तो मांग लो, कोई नहीं बताता ना। तो जो भी बायर होता है वो हमेशा अपना मैक्सिमम प्राइस बताता है कि मैक्सिमम मैं इस चीज़ के इतने दूंगा। लेकिन जो सेलर होता है कभी वो बोलता है कि मैक्स टू मैक्स मैं तुम्हें ये चीज़ इतने में दूंगा, या वो ये बोलता है कि कम से कम तो मैं इतने में दूंगा, इससे कम तो नहीं हो पाएगा, राइट। तो यही लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं जब भी हम एक कोई सेलर की पोजीशन पर होते हैं या बायर की पोजीशन पर होते हैं। सिमिलर लैंग्वेज इज़ यूज हियर कि मैक्सिमम ऑप्शन कॉल बायर कितना देना चाहेगा। कॉल बायर चाहेगा कि मैक्स टू मैक्स 20 रुपये ले लो, उससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे फ़ायदा ही नहीं होगा फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करके। सिमिलरली जो ऑप्शन कॉल ये जो कॉल सेलर है वो कितना मिनिमम कम से कम तो 20 रुपये मांगेगा ना, कि वो 20 रुपये सस्ता दे रहा है तो कम से कम 20 रुपये तो मुझे ऑप्शन प्रीमियम चाहिए। तो इसी से हमें पता चल गया कि फेयर ओपी क्या है। फेयर ओपी क्या है, 20 रुपये। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 के अंदर CMP एज एन एक्सपायरी है 120 का और एक्सरसाइज प्राइस है 200 रुपीज़ का। एक बात बताओ, कोई भी CMP एज एन एक्सपायरी 120 रुपये की चीज़ खरीद सकता है, कोई क्या 200 रुपये में उसको खरीदेगा? बेकार का कॉन्ट्रैक्ट है। 80 रुपये तो वो देना नहीं चाहेगा, इसके लिए क्यों देगा, एक्स्ट्रा क्यों देगा? सो ये बेकार का कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए इसमें फेयर ओपी जो है 0 होगी। फेयर ओपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, माइनस में तो कोई ओपी पे नहीं करेगा ना, या वो वापस ले लेगा कि नहीं प्रीमियम मुझे वापस दे दो कि तुम्हारा तो वर्थलेस कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं, फेयर ओपी हमेशा मैक्स टू मैक्स आपका 0 हो सकता है, मतलब 0 से तो कम नहीं जा सकता। और आपका फेयर ओपी होता क्या है, वो होता है जो CMP और एक्सरसाइज प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है, प्रोवाइडेड कि जो CMP एज एन एक्सपायरी है दैट शुड बी मोर दैन एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है, इन केस ऑफ कॉल बायर एंड कॉल सेलर। सो आपकी जो इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, फेयर ओपी ऑफ कॉल निकालने के लिए तो मैक्सिमम आप क्या लोगे, CMP एज एन एक्सपायरी माइनस एक्सरसाइज प्राइस, लेकिन इफ़ इट इज़ गोइंग नेगेटिव तो आप 0 लोगे। तो इसीलिए मैक्स का फॉर्मूला बना दिया, मैक्सिमम ऑफ CMP माइनस EP और 0 विच एवर इज़ हायर। अब OP तो नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फेयर ओपी एज एन एक्सपायरी फॉर पुट ऑप्शन की बात करते हैं। तो जब भी हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर EP क्या होता है, आपका राइट टू सेल है, तो राइट टू सेल एक्सरसाइज प्राइस हो गया, एक्सरसाइज प्राइस आपका बेचने का प्राइस हो गया, तो एक्सरसाइज प्राइस माइनस CMP एज एन एक्सपायरी वुड बी योर प्राइस, जितना आप मैक्सिमम OP देना चाहोगे एज अ पुट बायर, और मिनिमम होगा एज पर दी पुट सेलर। लेकिन क्या वो 0 से कम हो सकता है? नहीं, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो 0 का फॉर्मूला लगा दी कि मैक्सिमम ऑफ विच एवर बी द केस हायर ऑफ बोथ जो है फेयर ओपी हो जाएगा एज ऑन एक्सपायरी फॉर पुट। सो जब भी क्वेश्चंस में रेट दिए होते हैं तो वो एज ऑन टुडे का क्वेश्चन होता है, मतलब रेट दिया हुआ है तो ये एज ऑन टुडे आपको बताया हुआ है कि एज ऑन टुडे क्या चीज़ है। अच्छा, फेयर ओपी ऑफ कॉल बिफोर एक्सपायरी दैट इज़ एज ऑन टुडे, आपको आज के दिन पर निकालना है। अभी तक हम फेयर ओपी निकाल रहे थे एज ऑन एक्सपायरी, बट आज के दिन हम निकाल रहे हैं एज ऑन टुडे। अब हम आज की बात कर रहे हैं कि आज के दिन फेयर ओपी क्या होना चाहिए, ठीक है। पहले वाले में हम निकाल रहे थे ओपी होना चाहिए एज ऑन एक्सपायरी, क्या फेयर ओपी होना चाहिए वो निकाला था। अब हम निकालने वाले हैं फेयर ओपी एज ऑन टुडे। सो कॉल के केस के लिए अलग है, पुट के केस के लिए अलग है। कॉल की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें लिखा हुआ है ओपी ऑफ कॉल एज एन एक्सपायरी कितना होगा, CMP एज एन एक्सपायरी माइनस EP, ये हमने पढ़ा है, CMP एज एन एक्सपायरी माइनस EP इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको एज ऑन टुडे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे इज इक्वल टू CMP एज ऑन टुडे माइनस EP एज ऑन टुडे।
एक्सरसाइज प्राइस तो फ्यूचर का प्राइस है, तो आपको इसकी क्या लेनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। CMP एज ऑन टुडे आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं कि आज का जो रेट है वो तो आपको पता ही होता है, तो ईजिली आप CMP एज ऑन टुडे तो निकाल सकते हो, लेकिन EP एज ऑन टुडे निकालने के लिए आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू तक लेकर आना पड़ेगा। वाई? बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस तो फ्यूचर की डेट का ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप जब एज ऑन टुडे की इक्वेशन बना रहे हो तो OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे वुड बी इक्वल टू CMP एज ऑन टुडे माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अब यही अगर आपका CC वाला केस होता, NC और CC हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग और नॉर्मल कंपाउंडिंग। अब CC की बात करें तो CC के केस में क्या हो जाएगा, CMP एज ऑन टुडे EP प्रेजेंट वैल्यू तो हम सिर्फ और सिर्फ EP के केस में निकाल रहे थे ना, तो EP के लिए ही हमें CC का फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा EP इंटू e रेस्ट टू पावर माइनस RT। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखना और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा CC NC क्या बोला जा रहा है। तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देखना और फिर इस वाले वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। सो CC वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फेयर ऑफ OP ऑफ पुट बिफोर एक्सपायरी, दैट इज़ एज ऑन टुडे। आज के दिन आप फेयर OP निकाल रहे हो पुट का। सो इसमें आपने एक क्वेश्चन पढ़ी थी EP माइनस CMP एज ऑन एक्सपायरी, ठीक है। तो अब इसमें ऑपोजिट इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, आपको EP को लाना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पर और CMP एज ऑन टुडे तो आपको पता ही होता है। सो इट्स ईजी टू कैलकुलेट, सिर्फ EP इंटू e रेस्ट टू पावर माइनस RT कर दोगे, ठीक है, या फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, वॉट एवर बी द केस, आपको CC चाहिए या फिर NC चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो इक्वेशन को। सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज टू। चलो आगे बढ़ते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी पर। स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, अंडर स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी फॉलोइंग पोजिशन इज टेकन, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब बाय कॉल एंड बाय पुट, शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब सेल कॉल एंड सेल पुट। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमेशा ही हमें लॉन्ग स्ट्रैडल अज्यूम करना चाहिए, ये एक जस्ट नोट है, ठीक है, ट्यूटोरियल नोट है, आपको बेनिफिट होगा अगर आप ऐसा अज्यूम करते हैं तो। प्लस स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, जब भी आपको लॉन्ग स्ट्रैडल लेना है तो एक कॉल बाय कर लो, एक पुट बाय कर लो। लॉजिक्स पढ़ेंगे, क्यों कर रहे हैं पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब बाय कॉल बाय पुट, शॉर्ट सेल होता है ना, तो सेल कॉल सेल पुट, ठीक है। अब व्हेन यू शुड टेक स्ट्रैडल पोजीशन, तो जब आप श्योर नहीं हो कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, आपको कुछ नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आपने एक कॉल भी बाय कर लिया, एक पुट भी बाय कर लिया। अगर शॉर्ट पोजीशन लेना चाह रहे थे तो एक सेल कॉल कर दो, सेल पुट कर दो। क्या मतलब, कॉल ऑप्शन बाय करना मतलब कॉल बायर बनना, पुट ऑप्शन बाय करना मतलब पुट बायर बनना। मतलब कॉल बायर बाय करता है शेयर फ्यूचर में जाके, अगर उसको ऑप्शन फ़ायदा लगता है तो, अगर पुट बायर बनते हो तो आपके पास ऑप्शन 2 सेल है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि आप खरीद कर ईजिली बेच सकते हो, ऐसा दोनों राइट खरीद रहे हो। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट स्ट्रैडल ले रहे हो, शॉर्ट पोजीशन लेने में कंफर्टेबल हो, तो शॉर्ट कॉल सेल पुट मतलब बेचोगे, और मतलब बेचोगे, यू आर अ कॉल सेलर, बेचोगे, जो भी कॉल बायर आपकी पोजीशन लेगा उसके हिसाब से चलोगे। सिमिलरली पुट है मतलब आपके पास शेयर्स को खरीदने का भी राइट है, पुट सेलर हो, मतलब जो पुट बायर पोजीशन लेगा, राइट है बेचने का, वो आप एग्जीक्यूट करोगे एज अ पुट सेलर। तो आपको जब ये नहीं समझ आ रहा ना, प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा, कहाँ क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा, तो दोनों पोजीशंस ले लो, कॉल भी बाय कर लो, पुट भी बाय कर लो, और ऑपोजिट साइड सेल कॉल कर लो, सेल पुट कर लो, तो आपका स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी बन जाएगी। इसी को कहते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं स्ट्रिप स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रिप स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आप एक कॉल खरीदते हो और 2 पुट बाय करते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं, when fall in price is more likely than rise in price, आपको उम्मीद है कि जो प्राइस फॉल होने वाला है वो आपको उसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बढ़ने के। आप श्योर तो नहीं हो, ये तो पक्का है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइस बढ़ने के चांसेस कम है, प्राइस गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब प्राइस गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है, पुट बायर बनने में फ़ायदा है या पुट या कॉल बायर बनने में फ़ायदा है। देखो पुट बायर क्या करता है, पुट बायर के पास होता है राइट टू सेल। तो जब CMP एज एन एक्सपायरी कम होता है तब
आपके पुट बायर को फ़ायदा होता है, और जब प्राइस ज़्यादा होता है एज ऑन एक्सपायरी तो आपके कॉल बायर को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद किस चीज़ की है? आपको उम्मीद है कि प्राइस जो है वो गिरेगा, ऐसा ज़्यादा लग रहा है, प्राइस गिरने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं ना, तो पुट बायर बन जाओ, दो गुना पुट बायर ख़रीद लो। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉल ख़रीद लो कि ठीक है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये वाली स्ट्रैटेजी से आप बच जाओगे। इसीलिए 2 पुट खरीदे जा रहे हैं और एक कॉल को बाय किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं प्राइस बढ़ने से। ठीक है, इसीलिए 2 पुट बाय किए जा रहे हैं और 1 कॉल बाय किया जा रहा है। स्ट्रैप स्ट्रैटेजी क्या है? जस्ट ऑपोजिट, बाय 2 कॉल एंड बाय 1 पुट। क्यों किया जा रहा है? जब आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आपको फ़ायदा कब होगा? जब आप कॉल बायर होगे। तो कॉल बायर की इसीलिए पोजीशन 2 टाइम्स ले लो, ट्वाइस ले लो, और अब एक पुट ले लो जस्ट टू हैव अ ग्रिप ओवर इट, कंट्रोल ओवर इट, कि आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए, आपकी एक्सपेक्टेशंस उल्टी ना हो जाए। इसीलिए जस्ट एक पुट बाय कर लो और 2 कॉल बाय कर लो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कहती है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तब तो आप स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी लेते हो। लेकिन अगर आपको कुछ ना कुछ तो उम्मीद है कि प्राइस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, कम होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको स्ट्रिप स्ट्रैटेजी लेनी है या फिर स्ट्रैप स्ट्रैटेजी लेनी है। ठीक है। Expected gain approach for call and put. This concept is similar to risk neutral approach. However, in this case, more than 2 price as an expiry will be given and probability of each CMP will also be given. Calculate fair OP as an expiry for each CMP given and then multiply it with the probability. The sum of the product is the solution. अब मैंने इसमें पूरा बता दिया कि अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच के हिसाब से कॉल या फिर पुट की वैल्यू निकालनी है। सो आप क्या करोगे? आप एक्सपेक्टेड वर्ड से ही आपको समझ आ गया होगा कि कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, होगा तो इतना होगा, नहीं होगा तो इतना होगा, राइट। सो देर इज़ सम एक्सपेक्टेशन, देर इज़ सम प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व्ड। तो इसीलिए आपको CMP जो है ना वो एक नहीं दिया होगा, वो एक से ज़्यादा दिया होगा। ठीक है, तो जब भी एक से ज़्यादा प्राइसेस दिए होते हैं, CMP दिया होता है, तो कुछ नहीं है, उसको आपकी उसके साथ में आपको प्रोबेबिलिटी भी दी होगी। आप CMP जो भी मेंशन्ड है और जो भी आपके पास EP है उसके हिसाब से फेयर OP निकाल लो कि इतना फेयर OP होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी पर जब आपको फेयर OP मिल जाए, उस फेयर OP को आप उन प्रोबेबिलिटीज़ से मल्टीप्लाई कर दो कि अगर ये CMP था तो ये फेयर OP होगा, तो ये फेयर OP होगा, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इस CMP के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और ये मेरा फेयर OP है। सभी को आपस में मल्टीप्लाई करो, डिफरेंट प्राइसेस की, उन सभी का टोटल करो, यू विल गेट दी आंसर कि आपका एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच क्या है, मतलब आपका एक्सपेक्टेड गेन कितना हो सकता है। अगर इतना हुआ तो ये इतना होगा, इतना हुआ तो इतना होगा। तो प्रोबेबिलिटी बेसिस पर यू कैन कैलकुलेट कि आपका एक्सपेक्टेड गेन कितना हो सकता है इन बोथ द केसेस कॉल एंड पुट। ठीक है, सो ये आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हम अब बात करते हैं अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन की। अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है? अमेरिकन ऑप्शन एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप या तो एक्सपायरी के दिन एक्सरसाइज कर सकते हो या इससे पहले भी कर सकते हो। मतलब यू हैव ए चॉइस कि आप एज एन एक्सपायरी उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो या फिर पहले करना चाहते हो। देयर इज़ एन ऑप्शन टू दैट ऑल्सो। सो ये आपका एक तरीके का अमेरिकन ऑप्शन होता है। वहीं अगर मैं यूरोपियन ऑप्शन की बात करूँ तो यूरोपियन ऑप्शन वो होता है जिसको सिर्फ एक्सरसाइज किया जा सकता है ओनली एट दी एक्सपायरी डेट। जिस दिन एक्सपायरी है उसी दिन आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। दैट इज़ इन योर यूरोपियन ऑप्शन। सो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी में। एज सच वैसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ 1 लाइनर्स है, आप प्लीज़ इसको बुक में से ज़रूर रीड कर लेना कि बुक में क्या क्या डेफिनेशन दिए। ये जस्ट एक बेसिक डिफरेंस था दोनों के बीच में। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक OP को डिटर्मिन करने में हेल्प करते हैं। जब हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन प्रीमियम पे होगा उसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करेंगे। OP ऑफ कॉल क्या होता है? OP ऑफ कॉल होता है CMP माइनस EP। ठीक है, सो CMP और OP का आपको इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से समझ आ गया होगा कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। OP ऑफ कॉल का
CMP के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। वहीं अगर मैं EP और OP को कंपेयर करूँ तो EP का OP के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। व्हाट डज इट मीन? डायरेक्ट रिलेशन है मतलब अगर OP बढ़ता है तो CMP अगर बढ़ता है तो OP ज़्यादा होगा, वहीं अगर CMP कम होगा तो OP भी कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैं EP की बात करूँ तो EP अगर कम है तो आपका OP ज़्यादा होगा, अगर EP ज़्यादा है तो OP कम होगा। ये तो इक्वेशन से भी पता चल गया। प्लस ये सोचो ना, अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो माइनस अगर ज़्यादा हो रही होगी तो OP कम आएगा, माइनस कम हो रही होगी तो OP ज़्यादा आएगा। तो देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन EP एंड OP। वहीं अगर मैं फैक्टर्स देखूँ OP ऑफ पुट की, OP ऑफ पुट क्या होता है? EP माइनस CMP। EP माइनस CMP का मतलब हो गया कि EP और OP के बीच में तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। वहीं अगर CMP और OP की बात करें तो CMP और OP के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। रीज़न बीइंग CMP जो है वो माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो इनवर्स रिलेशन जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, अब बात करते हैं बाइनोमियल मॉडल की, जिसको हम हेज रेशो टेक्निक बोलते हैं। बाइनोमियल मॉडल, हेज रेशो टेक्निक। तो इसमें दो तरीके के अप्रोचेज हैं, रिस्क न्यूट्रल अप्रोच और दूसरा है हेज रेशो टेक्निक। अगर मैं रिस्क न्यूट्रल अप्रोच की बात करूँ तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसको हमने एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच भी बोला था। एक्सपेक्टेड गेन अप्रोच के अंदर आपको याद होगा लिखा हुआ था दिस इज सिमिलर टू व्हाट? रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। तो फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे अगर मैं निकाल रही हूँ तो क्या होगी? एक्सपेक्टेड फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी, हमने सेम फार्मूला लगाया था, उसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे तो यू विल गेट व्हाट? फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। सो हमने वही किया, प्रेजेंट वैल्यू में निकाला है, मतलब डिवाइड कर दिया 1 प्लस R से। सो फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस R। वहीं अगर मैं हेज रेशो टेक्निक की बात करूँ तो हेज रेशो टेक्निक के अंदर फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे का फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा इंटू CMP माइनस B। सो जितना भी आपका आउटफ्लो होने वाला है माइनस जितना आप बोरोइंग्स कर रहे हो, देखो अभी मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करी, अभी सिर्फ इक्वेशन देखते हैं, फिर मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप चलूँगी कि डेल्टा क्या है, CMP तो पता ही है, B क्या है, वो सब पढ़ेंगे। तो फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे अगर आप हेज रेशो टेक्निक से निकाल रहे हो तो दैट इज़ डेल्टा इंटू CMP माइनस B। अच्छा, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो अंडर दी हेज रेशो टेक्निक वी नॉर्मली टेक 3 डिफरेंट एंड सेपरेट स्टेप्स। तो जब भी आप हेज रेशो टेक्निक अप्लाई करोगे तो आप 3 सेपरेट स्टेप्स लोगे। क्या क्या? पहला, बाय फ्यू शेयर्स एट करंट प्राइस टुडे। कुछ शेयर्स खरीदो, करंट प्राइस जो भी आज चल रहा है उस पर कुछ शेयर्स खरीद लो, हम उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, या फिर हेज रेशो, या फिर डेल्टा वाला सिंबल बना देते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं। मतलब आप आज के प्राइस पर कुछ शेयर्स को ख़रीद लो, वो कुछ शेयर्स को ख़रीदने को डेल्टा बोलते हैं, जिसका मतलब हो गया कुछ ना कुछ कैश आउटफ्लो होने वाला है। अब एक कॉल ऑप्शन को बेच दो और एक ऑप्शन प्रीमियम रिसीव कर लो, मतलब आप एक कॉल सेलर बन जाओ और एक ऑप्शन प्रीमियम को रिसीव कर लो। मतलब यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में आपका कुछ कैश आउटफ्लो होने वाला था। क्या कैश आउटफ्लो होने वाला था? आप कुछ शेयर्स खरीद रहे थे आज के प्राइस पर। वहीं दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? एक कॉल ऑप्शन को बेच दिया और ऑप्शन प्रीमियम रिसीव कर दिया। ऑप्शन 3 में आपको क्या करना है? जो भी आपका नेट अमाउंट आपको ज़रूरत है, जितना भी नेट अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब आउटफ्लो अगर आपका 10 रुपये का हो रहा है और ऑप्शन प्रीमियम आपको 2 रुपये का रिसीव हुआ है, तो आपको 8 रुपये की और ज़रूरत है टू बाय फ्यू शेयर्स एट करंट प्राइस टुडे। तो वो 8 रुपये आप बोरो कर लो, ये लिखा हुआ है। मतलब डेल्टा मतलब वो शेयर्स हो गए, डेल्टा मतलब वो कुछ शेयर्स हो गए जिसको आप आज के प्राइस पे ख़रीदने वाले हो, इसीलिए इसमें लिखा है डेल्टा इंटू CMP, ठीक है, माइनस B। तो इतना जो भी आपका है दैट इज़ योर OP, यही तो बन रहा है। कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो इज इक्वल टू B है, मतलब डेल्टा इंटू CMP माइनस OP इज इक्वल टू B था। अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो OP इज इक्वल टू डेल्टा इंटू CMP माइनस B की इक्वेशन आ जाएगी। वेरी गुड। अब डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा होता है C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। अब ये C1, C2, S1, S2 क्या होता है? तो C1 होता है आपका फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एट हाई प्राइस। हाई प्राइस पर आपके OP की क्या फेयर OP रहने वाला है, और सिमिलरली लो प्राइस पर आपका फेयर OP ऑफ कॉल क्या रहने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस
डिवाइडेड बाय हाई प्राइस और लो प्राइस। तो हाई प्राइस लो प्राइस में जो डिफरेंस है उसको कंसिडर कर रहे हैं और उस पर देख रहे हैं कि फेयर ओपी में कितना चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ दी हाई प्राइस एंड लो प्राइस। उसमें जो भी चेंज है दैट इज़ योर डेल्टा, उतने शेयर्स आप बाय करोगे एट दी करंट मार्केट प्राइस। तो वो फ्यू शेयर्स, कितने फ्यू शेयर्स होंगे उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, फेयर ओपी ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एट हाई प्राइस माइनस फेयर ओपी ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एट लो प्राइस डिवाइडेड बाय हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। सो इससे आपके वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे जो आपको CMP पर खरीदने हैं। अब बी निकालना है। बी कैसे निकलेगा, तो बी होता है 1/1 प्लस आर डेल्टा इंटू S1 माइनस C1। S1 क्या था, हाई प्राइस। हाई प्राइस को आपने मल्टीप्लाई किया बाय दी फ्यू शेयर्स, जो अपने फ्यू शेयर्स निकाले उसको S1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब हाई प्राइस से आपने वो नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किया, उसमें से C1 निकाल दिया, मतलब जो भी फेयर ओपी है ना हाई प्राइस पर, उस फेयर ओपी को आपने S1 में से निकाल दिया और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको पता चल जाएगा एज ऑन टुडे आपको कितनी बोरोइंग्स करनी है, एज ऑन टुडे आपको कितनी बोरोइंग्स करनी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपकी S1 इंटू डेल्टा माइनस C1 निकला। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये तो एज ऑन एक्सपायरी था ना, सारी चीज़ें एज ऑन एक्सपायरी की दी हुई थी। अब एज ऑन एक्सपायरी को आपको आज की डेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको आज की डेट पे बोरोइंग्स निकालनी है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से निकाल दो, 1/1 प्लस आर ब्रैकेट में डेल्टा इंटू S2 माइनस C2, लो प्राइस पे निकाल कर फिर उस हिसाब से बोरिंग्स निकालो, या फिर हाई प्राइस को यूज़ करके बोरिंग्स निकालो, दोनों ही, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब R क्या है, तो R है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टेड फॉर पीरियड इफ़ लेस दैन 1 ईयर। बेसिकली R जो होगा वो आपका पर एनम बेसिस पर होगा। अगर पर एनम नहीं है, मतलब 1 साल से भी कम का टाइम है, तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 मंथ्स है तो हाफ ईयर हो गया, ऐसे करके आपको उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए बाइनोमियल मॉडल को हम हेज रेशियो टेक्निक भी बोलते हैं। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा फेयर ओपी ऑफ कॉल हो सकता है ऑन एक्सपायरी, उसको हम आज की डेट पर कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें फेयर ओपी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे चाहिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे 1 प्लस आर से। ठीक है, अब अगर मैं हेज रेशियो टेक्निक की बात करूँ, तो हेज रेशियो टेक्निक में फेयर ओपी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे निकालना होता है। उसको निकालने के लिए हमें डेल्टा की ज़रूरत पड़ती है, डेल्टा इंटू CMP माइनस बोरोइंग्स। डेल्टा इंटू CMP, डेल्टा क्या है, वो कुछ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं जिसको हमें आज की डेट में ख़रीदना है और हमें नेट अमाउंट बोरो करना है। नेट अमाउंट कौन सा अमाउंट, हमें एक कॉल ऑप्शन को भी बेचना है, मतलब हमें कॉल सेलर बनना है और हमें कुछ शेयर्स को बाय करना है एट CMP। सो हमने क्या किया, हमने फ्यू शेयर्स बाय किए एट CMP विच इज़ डेल्टा इंटू CMP। इसमें से आप OP रिसीव करोगे बिकॉज यू आर बिकमिंग अ कॉल सेलर ऑल्सो, तो वो माइनस कर दो, जितना भी नेट अमाउंट आया दैट नीड्स टू बी बोरोड। अब B का फॉर्मूला में पता चला कि B का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर ब्रैकेट डेल्टा S1 माइनस C1, या फिर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर ब्रैकेट डेल्टा S2 माइनस C2, या तो हाई प्राइस से निकाल लो या लो प्राइस से निकाल लो। अब डेल्टा कैसे निकलेगा, तो डेल्टा होता है C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। C1 इज़ योर फेयर ओपी ऑफ कॉल एज ऑन एक्सपायरी एट अ हाई प्राइस, एंड सिमिलरली लो प्राइस पर निकालोगे तो दैट इज़ योर C2। S1 क्या होता है, हाई प्राइस, और S2 क्या होता है, लो प्राइस। R क्या होता है, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पर एनम बेसिस पर होता है। इफ इट इज़ नॉट 1 ईयर तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और पर एनम बेसिस पर निकालना पड़ेगा, मतलब ईयर बेसिस पर निकालना पड़ेगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैंने इसके लिए नेक्स्ट PDF बनाई हुई है, उसमें आपको नेक्स्ट PDF मिल जाएगी, आप पार्ट 2 ओपन कर लेना। तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास आ जाता है ये C2, अंदर मैंने तो डिस्कस कर लिया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है व्हाट इज़ परफेक्टली हेज्ड सिचुएशन। कब बोलते हैं कि जो सिचुएशन है वो परफेक्टली हेज्ड है, मतलब कम्प्लीटली हेज्ड है। परफेक्टली कम्प्लीटली हेज सिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और लॉस भी नहीं हो रहा, मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों ही क्या है, ज़ीरो हैं, तो उसको हम परफेक्टली हेज्ड सिचुएशन बोलते हैं।
परफेक्टली हेज सिचुएशन क्या होती है, जब आपको कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हो रहा होता है तो उसको हम परफेक्टली हेज्ड सिचुएशन बोलते हैं। चलो इसको भी देखते हैं कि करके। नाउ हाउ टू अचीव दिस सिचुएशन। अब हमने बोल तो दिया कि ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस, लेकिन ये अचीव कैसे किया जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, कॉल ऑप्शन को बेचना पड़ेगा और रिक्वायर्ड अमाउंट को बोरो करना पड़ेगा, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हेज रेशो टेक्निक में। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ बोरिंग्स कितना होंगी तो वो भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं, 1/1 + R ब्रैकेट डेल्टा S1 - C1 और डेल्टा S2 - C2 वॉट एवर बी द केस। हाई प्राइस से निकाल रहे हो तो S1 C1, लो प्राइस से निकाल रहे हो तो S2 C2। आर क्या होता है, आर हमेशा पीरियड के लिए होता है एडजस्टेड, क्यों, क्योंकि पर आनम बेसिस पर देखना होता है। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ होल्डिंग और कैश फ्लो पोजीशन एज एन एक्सपायरी क्या होगी, तो अगर S1 के हिसाब से है तो डेल्टा S1 - C1 होगी, S2 के हिसाब से तो डेल्टा S2 - C2 होगी आपकी कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि उसी को तो आपने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। ठीक है, इफ़ अबव इक्वेशन इज डिडक्टेड बाय 1 + R डिडक्टेड बाय B 1 + R, नेट पोजीशन विल बी ज़ीरो। क्यों, क्योंकि बोरोइंग्स का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो बोरोइंग्स का फॉर्मूला था 1/1 + R ब्रैकेट डेल्टा S1 - C1 या फिर डेल्टा S2 - C2 डिवाइडेड बाय 1 + R। ठीक है, तो अब अगर मैं B को मल्टीप्लाई कर दूंगी इस 1 + R से तो आपका क्या बच गया, अगर S1 से निकाल रहे हो, अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो बेसिकली अगर डेल्टा S1 - C1 इज इक्वल टू B 1 + R, दैट मीन्स व्हाट, आपकी जो पोजीशन है वो ज़ीरो होगी, दैट मीन्स यू विल बी एट ज़ीरो पोजीशन। ज़ीरो पोजीशन का मतलब जो कैश फ्लो पोजीशन है वो ज़ीरो होगी, आपकी कंप्लीटली हेजिंग हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए अगर, क्योंकि हमने फॉर्मूला से ही डिराइव किया, इसमें कुछ भी साइंस नहीं लगाया, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मूले को ही हमने तोड़ मरोड़ के एक इक्वेशन बना ली कि अगर इसमें से आप देखो B ब्रैकेट 1 + R इज इक्वल टू डेल्टा S1 - C1 और डेल्टा S2 - C2, तो उस केस में योर नेट पोजीशन विल बी ज़ीरो, यू विल बी एट कंप्लीटली हेज्ड पोजीशन। ठीक है, ओके। नाउ कंपोनेंट ऑफ ओपी प्रीमियम कॉल। कॉल के केस में ओपी प्रीमियम के कंपोनेंट की बात हो रही है। ओपी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम ऑफ CMP एज ऑन टुडे माइनस CP या फिर ज़ीरो विच एवर इज़ हायर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से जो ओपी होता है दैट इज़ जो भी बच गया दैट इज़ योर TVM की वजह से, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है दैट इज़ CMP एज ऑन टुडे माइनस CP और ज़ीरो विच एवर इज़ हायर। वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट आता है ओपी के ऊपर, वो कैसे निकालोगे, तो जितना भी ओपी चार्ज हो रहा है उसमें से इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप हटा दोगे तो जो भी बच गया दैट इज़ बिकॉज ऑफ TVM। सो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्सपायरी वाले दिन पूरा का पूरा ओपी जो होगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उस दिन पर कोई भी TVM का कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ऑन एक्सपायरी आपका EP और ऑन एक्सपायरी आपका CMP एज ऑन टुडे और एज ऑन एक्सपायरी सेम हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बचता, कोई भी टाइम नहीं बचता, जो भी है वो आज की डेट होती है, एक्सपायरी वाली डेट आज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, वो प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ा था, राइट। तो इसीलिए फ्यूचर जो है आपका प्रेजेंट बन रहा है, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि TVM ज़ीरो हो जाता है व्हेन एक्सपायरी पर सारा का कब होगा TVM ज़ीरो, जब एक्सपायरी की डेट आ जाएगी और एक्सपायरी वाले दिन सारा का सारा जो है OP है वो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ OP की पुट के केस में। तो पुट के केस में हमने इक्वेशन पढ़ी थी EP - CMP टुडे ज़ीरो विच एवर इज़ हायर, तो ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। TVM क्या होगी, जो भी बचा कुचा है दैट इज़ योर TVM। ठीक है, अब आ जाते हैं पुट कॉल पैरिटी थ्योरी, PCPT, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। इसमें क्या है, EP सपोज आपका 588 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 8% पर एनम CC, T है आपका 6 मंथ्स और आपका जो है OP ऑफ कॉल एज ऑन टुडे 49.27। ठीक है, OP की वैल्यू दे रखी है आज की 49.27, CMP एज ऑन टुडे दिया हुआ है 600। सो अब आपको क्या निकालने के लिए बोला हुआ है, आपको बोला हुआ है OP ऑफ पुट एज ऑन टुडे क्या होगा, तो आपको OP ऑफ पुट एज ऑन टुडे निकालने के लिए बोला है। तो मान के चलो
कि टोटल कॉस्ट ऑफ कॉल जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ पुट के बराबर है, कि जिसका मतलब है जो भी आपका एक्सरसाइज प्राइस है, जो भी आपका ओपी है, वही आपका सीएमपी एज ऑन टुडे और ओपी ऑफ पुट के बराबर है। मतलब जो कॉल की वैल्यू है वही आपके पुट की वैल्यू है, ऐसा मान के चलोगे। इसको इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपको पुट कॉल पैरिटी थ्योरी समझ आ जाएगा। मतलब दोनों में पैरिटी है, दोनों में इक्वालिटी है। सो ईपी को एज ऑन टुडे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंस क्वेश्चन के अंदर रेट पर एनम सीसी दिया हुआ था, विच मीन्स कि ईपी इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी हो जाएगा, ठीक है। और अब ओपी एज ऑफ कॉल एज ऑन टुडे तो आपको इजीली पता चल ही जाएगा, वो तो आप ऐड कर ही दोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईपी प्लस ओपी इज योर टोटल कॉस्ट। जब भी आप कॉल ऑप्शन चूज करते हो तो आपकी कॉस्ट क्या होती है, एक्सरसाइज प्राइस प्लस ओपी। अगर आप पुट ऑप्शन की बात करो तो पुट ऑप्शन के केस में सी एम पी एज ऑन टुडे प्लस ओपी इज योर कॉस्ट। सो सी एम पी एज ऑन टुडे प्लस ओपी ऑफ पुट एज ऑन टुडे को अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू ई पी इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी प्लस ओपी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे। सो इक्वेट करोगे तो आपको ओपी ऑफ पुट एज ऑन टुडे ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, इसके क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं, आपको काफ़ी सारी फिगर्स दी होंगी, एक फिगर मिसिंग होगी तो उस मिसिंग फिगर को आप इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पीसीपीटी हेल्प को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो पीसीपीटी के हिसाब से ई पी इंटू ई रेस्ट पर माइनस आर टी प्लस ओ पी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे इज इक्वल टू सी एम पी एज ऑन टुडे प्लस ओ पी ऑफ पुट एज ऑन टुडे। सो टू कंडीशंस हैं, लेकिन अगर आपको पीसीपीटी लगाना है तो देयर आर टू कंडीशंस दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट बोथ कॉल और पुट का ईपी जो है वो सेम है। मतलब अगर ईपी ऑफ कॉल 100 है तो ईपी ऑफ पुट भी 100 ही होना चाहिए, तभी आप पीसीपीटी लगा पाओगे। और दोनों कॉल और पुट की एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए। देखो अलग अलग हो जाएगी तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना, फिर तो आप कैसे निकाल पाओगे, दोनों की सेम होगी तभी तो आप पैरिटी निकाल पाओगे दोनों के अंदर। तो आपका ईपी भी सेम होना चाहिए, आपकी एक्सपायरी भी सेम दिन की होनी चाहिए। तो ईपी एंड एक्सपायरी शुड बी सेम फॉर बोथ कॉल एंड पुट। वॉट डज पीसीपीटी इक्वेशन कन्वे, तो पीसीपीटी इक्वेशन कुछ एज सच बताती नहीं है, ये सिर्फ हमें मिसिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। सो ये एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पॉइंट मैं स्किप कर रही हूँ, इट्स ऑफ नो रेलेवेंस, मतलब आप स्किप कर सकते हो। मैंने इसको डिलीट भी कर दिया एक पार्ट में, नोट्स में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बीएसएम मॉडल यहाँ से रीड करते हैं। बीएसएम मॉडल, ब्लैक एंड शोल्स मॉडल, आई नो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यही है जो बहुत परेशान करता है। इसकी इक्वेशन याद करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट हमें करना तो पड़ेगा ही, तो हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे और डेफिनेटली हमें याद भी हो जाएगा। ब्लैक एंड शोल्स मॉडल फॉर कॉल। सो ओ पी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सी एम पी इंटू एन डी वन माइनस ई पी इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी इंटू एन डी टू, ये होगा इक्वेशन। अब एन डी वन क्या है, एन डी टू क्या है, क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो एन डी वन जो है, एन डी वन आपका जो है वो डेल्टा है, और आपका जो एन डी टू है वो प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। एन डी टू का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन, एंड एन डी वन का मतलब है डेल्टा। तो एक बात बताओ, जब भी आप कुछ शेयर्स बाय करते हो तो आप क्या करते हो, सीएमपी पर उसको कुछ शेयर्स को ख़रीदते हो, ठीक है। तो सीएमपी पर जब कुछ शेयर्स खरीदते हो तो डेल्टा इंटू सीएमपी करते हो, वही लिखा हुआ है, माइनस अगर आप एक्सरसाइज करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है और आपको वैल्यू पता चल जाए कि एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, तो एक बात बताओ, जब एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज प्राइस दोगे, उस एक्सरसाइज प्राइस को फ्यूचर डेट पे दे दोगे, लेकिन मुझे तो एज ऑन टुडे ऑप्शन प्रीमियम ऑफ कॉल निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मेरा सीसी वाला मेथड फॉलो हो रहा है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ई रेस टू पावर माइनस आर टी करना पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे की हुई है। इस तरीके से आप इक्वेशन को याद रख सकते हो, इजी हो जाएगा आपको रिटेन करना। बट हाँ, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आपको बीएसएम मॉडल लगाना है कॉल के लिए तो ओपी ऑफ कॉल एज ऑन टुडे निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है कि आज की डेट पर ओपी ऑफ कॉल क्या है। तो क्या होगा, सी एम पी इंटू एन डी वन माइनस ई पी इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी इंटू एन डी टू। सो एन डी वन इज़ योर डेल्टा एंड एन डी टू इज़ योर probability of exercising the option.
सो अब कैसे कैलकुलेट करें ND1 को, ND2 को, तो ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी को डिनोट करती हैं। डेल्टा भी प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी वर्ड लिया हुआ है। नाउ कैसे कैलकुलेट करें, तो ND1 निकालने के लिए सबसे पहले D1 D2 निकालो, फिर ND1 ND2 निकालेंगे टेबल से। अब ND1 एंड ND2 होती है Z टेबल के थ्रू भी निकाला जा सकता है। Z टेबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टेबल के थ्रू, जो हमने CPT के टाइम पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, उसके थ्रू भी निकाला जा सकता है, और ND1 ND2 टेबल के थ्रू भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि D1 D2 कैसे कैलकुलेट करना है। सो D1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन है। D1 कैलकुलेट करने के लिए क्या इक्वेशन है, ln CMP डिवाइडेड बाय EP प्लस R प्लस 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ब्रैकेट T डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √T। दोबारा बोलती हूँ, ln ब्रैकेट CMP अपॉन EP प्लस ब्रैकेट R प्लस 0.5 टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इंटू T होल ब्रैकेट T। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट स्क्वायर कर रहे हैं और फिर उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसमें आप R ऐड, फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और ln को CMP डिवाइडेड बाय EP से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इन सभी को डिवाइड किया जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √T से। D2 क्या है, D2 है D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √T। सो D2 क्या हो गया, D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √T। अब R क्या है, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वर्ड लिखा है, ध्यान दो, इसमें लिखा है पर एनम, ठीक है। तो पर एनम मतलब क्या हो गया, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपको एज इट इज़ लेना है, उसको आपको पीरियड के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना। मतलब अगर हाफ ईयर का है तो आपको हाफ ईयर नहीं करना, क्योंकि आपने बाहर जो ये ब्रैकेट है उसके बाहर T से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि आपने रेट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया एज पर दी पीरियड, इसीलिए आप पूरे साल का ही रेट लोगे, ठीक है। सो देयर इज़ एन अलर्ट हियर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये वाली चीज़ कि डू नॉट एडजस्ट फॉर द पीरियड, रीज़न बीइंग ब्रैकेट के बाहर T से मल्टीप्लाई हो रहा है, रेट अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए यू डू नॉट रिक्वायर टू कन्वर्ट द रेट एज एडजस्टेड रेट, ओके। T की बात बोले तो T स्टैंड्स फॉर द टाइम पीरियड एक्सप्रेस्ड इन ईयर्स। तो ईयर्स में ही आपको टाइम पीरियड लेना है, जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स बन रहे हैं, अगर कोई मंथ्स में दिया हुआ है तो मंथ्स को आप ईयर्स में कन्वर्ट करोगे। अब ln क्या है, जो ln फॉर्मूले में दिया हुआ है, ln इंटू CMP अपॉन EP। तो ln क्या है, ln का मतलब है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग कैसे निकाला जाता है, तो सॉल्व ln 1.7x। तो किस तरीके से निकालोगे, ये आपकी बुक में टेबल दिया होगा जिसमें आपको की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ND1 ND2 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ND1 ND2 कैलकुलेट करने के लिए D1 सपोज एग्जाम्पल है, D1 आपका 0.72 है, D2 आपका 0.86 है। आपको इससे ND1 और ND2 निकालना है। तो ND1 निकालने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, या तो आप Z टेबल देख लो या फिर आप ND1 ND2 टेबल देख लो। तो अगर आपके पास टेबल है ND1 ND2 तो आप उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू, जो भी 0.72 के लिए दी होगी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वो ले लोगे, ND2 के लिए जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू दी होगी वो ले लोगे। अब इसी में अगर आपको D1 D2 की माइनस में फिगर्स दी होती हैं तो उसमें आप क्या करते हो, जो भी 0.72 की वैल्यू है ना, जो भी 0.72 की वैल्यू है उसको 1 से माइनस कर दोगे तो आपको n ब्रैकेट माइनस 0.72 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 1 से माइनस कर देते हो पॉजिटिव वाली वैल्यू की फिगर को, तो आपको नेगेटिव फिगर्स के लिए भी वैल्यूज़ मिल जाएंगी इजीली। ये सब टेबल से देख के निकल जाता है। अब ND1 ND2 कैलकुलेट कैसे करें, Z टेबल को यूज़ करके। तो Z टेबल को यूज़ करके आपको ND1 ND2 कैलकुलेट करना है। कैसे करें, तो आपको याद आ रहा होगा CPT में आपने ये डायग्राम पढ़ा था, जिसके अंदर आपने पढ़ा था ये बेल शेप्ड डायग्राम होता है, जिसमें अगर आप हाफ देखो तो ये साइड 0.5 होती है, दूसरी साइड 0.5 होती है, इन दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। और ये जो भी ये मतलब ये जो बेल बनी हुई है कभी भी एक्सेस को टच नहीं करती। आई होप ये आपको याद होगा CPT का।
चलो अब इसमें ND1 क्या होता है, ND1 और ND2 कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो D1 अगर आपका है 0.72, D2 है आपका 0.86। सो ND1 निकालने के लिए 0.72 है ना, आपका 0.72 है ना D1। तो ND1 निकालने के लिए आपको देखो 72 जो है आपका कितना ज़्यादा है, 0.5 तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 0.22। तो इसके लिए आप वैल्यू देख लोगे Z टेबल से और इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दोगे। सिमिलरली 86 की बात करें तो 86 आपका 0.5 से ज़्यादा वाले एरिया में आ जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड वाले एरिया में आ जाएगा, एक्स्ट्रा है 0.5 से। तो 0.5 प्लस जो भी एक्सेस वैल्यू है उसको आप ले लोगे, दोनों को ऐड करोगे, यू विल गेट दी वैल्यूज़। नेगेटिव फिगर्स की बात करो तो नेगेटिव फिगर्स में क्या हो जाएगा, 0.5 से माइनस कर दोगे आप जो भी इनकी -0.72 की वैल्यू थी, ठीक है, जो भी आपकी वाली वैल्यूज़ थी ना 0.70, इसको आप माइनस कर दोगे फ्रॉम 0.5, क्योंकि ये नेगेटिव वाली फिगर्स है, ये कम हो रहा है, 0.5 से ज़्यादा नहीं होगा, इस केस में कम हो जाएगा, इसी वजह से इधर आप माइनस करके इनको कैलकुलेट कर लोगे। सो ये आपके हो गए ND1 ND2 कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप Z टेबल के थ्रू कर सकते हो और दूसरा ND1 ND2 टेबल के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपकी बुक्स में दिया हुआ होगा, जो भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस बुक में आपको ये टेबल्स दिए हुए होंगे। अच्छा, अभी तक हमने कॉल के लिए पढ़ा था, अब हम पुट के लिए पढ़ते हैं। सो पुट के लिए क्या होगा, पुट के लिए तो हमने बहुत ईजी से पढ़ा था, जब भी हमें पुट के लिए OP निकालना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, PCPT यूज़ कर लेते हैं। अगर आपकी एक्सपायरी का जो पीरियड है और आपका जो भी दोनों की एक्सरसाइज प्राइस है वो सेम है, तो आप PCPT अप्लाई करके क्या कर सकते हो, OP ऑफ पुट को ईजिली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, EP इंटू e⁻⁻RT प्लस CMP इंटू ND1 माइनस EP इंटू e⁻⁻RT इंटू ND2 इज इक्वल टू CMP टुडे प्लस OP ऑफ पुट एज ऑन टुडे। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे और इसमें आप इजीली अपना OP ऑफ पुट एज ऑन टुडे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, BSM पे आ जाते हैं, जब डिविडेंड अमाउंट भी दिया हुआ है। अब हमने ये वाली चीज़ें पहले भी पढ़ी थी कि अगर ऐसे होता है तो एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी कवर किया था, बट चलो यहाँ पर फिर से कर लेते हैं। सो हमने पढ़ा था CMP माइनस CMP, अगर सपोज आपको अगर आपको डिविडेंड का अमाउंट दिया हुआ है तो डिविडेंड आपको फ्यूचर में जाके मिलने वाला है ना, उसको आपको एडजस्ट करना है। तो डिविडेंड मिल रहा है मतलब कोई इनकम मिलनी है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट क्या है, CMP को कम कर दोगे उस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू से, तो आपके क्या पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड CMP आ जाएगा। और फिर उसको इजी, जहाँ पर भी आपको CMP यूज़ करना था आप उसको एडजस्टेड CMP को यूज़ करोगे उसकी जगह पर। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो। एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो निकालने की कैलकुलेशन कैसे होती है। सो एक्सपायरेशन डेट कैश फ्लो इज़ इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सरसाइज्ड तो EP, अगर एक्सरसाइज नहीं होता तो OP। ऑब्वियस ही बात है, जिस दिन एक्सपायरी डेट आ गई उस दिन पर क्या कैश फ्लो होता है, उस दिन पर या तो कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, या फिर होगा एक्सरसाइज तो जो भी एक्सरसाइज प्राइस है उसी का लेना देना होगा। सो EDCF इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कैश फ्लो पूछा जा रहा है कि कैश फ्लो कितना होगा। ये नहीं पूछा कि फ़ायदा कितना हो रहा है, कैश फ्लो पूछा है। तो फ्लो ऑफ कैश कितना हो रहा है, EP दिया जाएगा या तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा या फिर EP दिया जाएगा, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट, डेल्टा और हेज रेशो या फिर कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। कॉल ऑप्शन के केस में डेल्टा या फिर हेज रेशो की बात करें तो डेल्टा हमने पढ़ा था C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2 होता है। C1 एंड C2 आपके फेयर OPs होते हैं, फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन फेयर OP ऑफ कॉल एज ऑन आपके आ जाते हैं, और उसमें लो प्राइस पर एज पर लो प्राइस एंड हाई प्राइस आप कैलकुलेशन करते हो कि लो प्राइस पर कितना होगा और हाई प्राइस पर कितना होगा आपका फेयर OP ऑफ कॉल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट कैन बी अंडरस्टूड इन 2 ways। लेट्स से इफ डेल्टा इज़ 0.6875:1। ठीक है, सो आपको क्या करना है, 0.6875 शेयर्स खरीदने हैं और एक कॉल ऑप्शन को बेचना है जिससे कि आप परफेक्टली हेज कर दो। आपको याद आ रहा होगा हेज रेशियो टेक्निक हमने जो अभी कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि हमें कुछ शेयर्स को खरीदना होता है आज की CMP पर और हमें कॉल सेलर बनना होता है। ठीक है, एक कॉल सेलर बनना होता है, ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करना होता है, जो भी डिफरेंस आ रहा होता है दैट वी नीड टू बोरो। तो वही चीज़ लिखी है कि अगर आप 0.6875 शेयर्स खरीदते हो तो अगर आप एक कॉल
ऑप्शन बेच दोगे तो आपकी परफेक्टली हेज्ड सिचुएशन हो जाएगी। सो ये क्या हो गया, चेंज इन ओपी ऑन एज ऑन एक्सपायरी अपॉन चेंज ऑन इन सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी। यही तो किया हमने, फॉर्मूला क्या है डेल्टा का, C1 माइनस C2 अपॉन S1 माइनस S2। C1 माइनस C2 क्या था, फेयर ओपी, तो ओपीज में क्या चेंज आ रहा है एज ऑन एक्सपायरी, डिवाइडेड बाय सीएमपी एज ऑन एक्सपायरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं हाई और लो में, दैट वी आर कंसिडरिंग फॉर कैलकुलेटिंग दी हेज रेशो और डेल्टा। ठीक है, मतलब एक यूनिट चेंज ऑफ सीएमपी के होने पर मेरा ओपी कितना चेंज होता है वो मुझे चेक करना है। जैसे कि हम बीटा देखते हैं, बीटा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपने कवर किया होगा। बीटा का मतलब क्या होता है कि इतना चेंज की वजह से दूसरी चीज़ कितनी चेंज हो रही है। तो अगर मैं सीएमपी में इतना सा फ़र्क डालती हूँ तो मेरे डेल्टा में कितना फ़र्क आ जाएगा। डेल्टा में क्यों फ़र्क आएगा, बिकॉज ओपी चेंज हो जाएगा। ओपी किससे निकाला था हमने, सीएमपी के बेसिस पर ही निकाला था, मतलब हाई प्राइस लो प्राइस के बेसिस पर ही निकाला था। तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि अगर सीएमपी में इतना चेंज आता है तो फेयर ओपी में इतना चेंज आएगा, फेयर ओपी में चेंज आएगा तो योर डेल्टा विल ऑटोमेटिकली चेंज। सो नोट, delta of call option will always be positive and delta of put option will always be negative। क्यों, क्योंकि call option के अंदर you have to buy and buy मतलब you have the right to buy and put option के अंदर you have the right to sell। okay, next option Greeks। option Greeks एक मेजर होता है जहाँ पर हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं एक फैक्टर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू अनदर फैक्टर, कि इस फैक्टर में इतना परसेंटेज चेंज आता है बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से। तो वो एक मेजर होता है दैट इज नोन एज ऑप्शन ग्रीक्स। एग्जाम्पल डेल्टा हो गया, अब हमने निकाला ना कि इतने सीएमपी में चेंज आने की वजह से कितना आपका ओपी चेंज हो रहा है। तो एक यूनिट आपके सीएमपी में चेंज आ रहा है तो इतना आपके उसमें फ़र्क आ जाता है ओपी में। सो यही इसी को हम कहते हैं कि एक फैक्टर को कंसिडर किया, उसमें परसेंटेज चेंज देखा, उसकी वजह से दूसरे वाले में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज ऑप्शन ग्रीक्स। फॉर एग्जांपल डेल्टा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, थीटा हो गया, रो हो गया, ये सारे ना हमारे ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। इसकी थ्योरी आ सकती है, आप थ्योरी बुक में से पढ़ सकते हैं। बाकी जो फॉर्मूला है वो हम यहीं कवर कर लेते हैं। गामा की बात करें तो गामा होता है चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन सीएमपी। गामा क्या होता है, चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज, डेल्टा क्या होता है, चेंज इन ओपी अपॉन चेंज इन सीएमपी। ठीक है, तो गामा पढ़ना है तो चेंज इन डेल्टा अपॉन चेंज इन सीएमपी। वहीं अगर मैं वीगा की बात करूँ तो चेंज इन ओपी अपॉन चेंज इन वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, कितना वॉलेटाइल है, कितना रिस्क है, कितना चेंज आता है। ठीक है, थीटा की बात करूँ तो चेंज इन ओपी अपॉन चेंज इन टाइम टू एक्सपायरी। टाइम टू एक्सपायरी, टाइम कितना है एक्सपायर होने में, उसके हिसाब से ओपी में देखो कितने चेंजेस आ रहे हैं। रो, चेंज इन ओपी अपॉन चेंज इन रेट। तो देखो जो न्यूमरेटर है वो चेंज इन ओपी ही रहेगा इन केस ऑफ डेल्टा, वीगा, थीटा, रो। सिर्फ और सिर्फ गामा के लिए द न्यूमरेटर इज चेंज इन डेल्टा, अदरवाइज हमेशा चेंज इन ओपी वुड बी योर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो मैंने सर्कल्स लगा रखे हैं जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। वी फॉर वॉलेटिलिटी, वी फॉर वीगा, ठीक है, T for theta, T for time to expiry, R for rho, R for rate। और गामा की बात करें तो गामा अलग है ना, चेंज इन डेल्टा, चेंज इन सीएमपी। तो ये डेल्टा का थोड़ा बहुत मिक्सचर है जिसके अंदर डेल्टा को उसने ऊपर ले लिया और सीएमपी को उसने डिनोमिनेटर में ले लिया। तो बस ये याद करने का तरीका और कुछ नहीं। अधिकार खरीदने वाला चाहता है कि अधिकार की कीमत बढ़े एंड सो ऑन। ये देखो, ये जो ऐसे वाले आपको हैशटैग्स में मिलते हैं ना, ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिखे होते हैं, मतलब कहीं कुछ कॉन्सेप्ट आ गया होगा, कहीं कुछ डाउट आ गया होगा इसलिए लिख दिया होगा, या आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो आप चाहो तो। सो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको पता ही है। अधिकार जो खरीदता है मतलब राइट जो खरीदता है उसको हम बायर बोलते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो उसी की बात कर रहे हैं और हम क्या चाहेंगे वो उसकी बात। सो यू कैन इग्नोर दैट। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओपी फॉर कॉल। तो ये हमारा बेसिकली प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट अप्रोच थी, क्लास में हमने जैसे करी थी उसके बेसिस पे लिखा है कि अगर सीएमपी बढ़ रहा था तो ओपी भी बढ़ रहा था, ईपी बढ़ रहा था तो ओपी कम हो रहा था एंड वाइस वर्सा। तो वही वाली चीज़ है कि अगर ओपी बढ़ रहा होता है तो कॉल बायर को गेन होता है, अगर ओपी कम हो रहा है इसका मतलब कॉल सेलर को फ़ायदा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ओपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सीएमपी बढ़ रहा है। सीएमपी बढ़ने का मतलब क्या है कि बायर को फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो कम प्राइस पर ख़रीदने का ऑप्शन मिल रहा है। सो वही चीज़ यहाँ पे दी है, ये आप इग्नोर कर सकते हो आप चाहो तो।
ये दोनों ही पॉइंट्स आप इग्नोर कर सकते हो। कहते हैं लॉन्ग कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। लॉन्ग कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, अब ये क्या है? इसमें आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हो लो ईपी पर और एक कॉल ऑप्शन बेचते हो हाई ईपी पर। ज़्यादा एक्सरसाइज प्राइस पर आप एक कॉल ऑप्शन को बेच देते हो और कम ईपी पर, कम एक्सरसाइज प्राइस पर एक कॉल ऑप्शन को खरीद लेते हो। तो लॉन्ग कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। लॉन्ग कॉल मतलब बाय वन कॉल ऑप्शन एट अ लो प्राइस। कोई भी खरीदते हैं तो हम कम प्राइस पर खरीदने की कोशिश करते हैं ना, और जब बेचते हैं तो ज़्यादा प्राइस पर बेचने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज़ है। जब कॉल ऑप्शन बेच रहे हो तो ज़्यादा वाले ईपी पर बेच दो, और ख़रीद रहे हो तो कम वाले ईपी पर ख़रीद लो। सो आप इसका ग्राफ दे सकते हैं। ग्राफ में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर CMP एज एन एक्सपायरी। सो इस केस में आपको जो लॉस होगा ना वो हमेशा लिमिटेड होगा, और जो गेन होगा वो भी लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्सरसाइज प्राइस को इस तरीके से फिट किया है, इस तरीके से यूज़ किया है, जिससे आपको कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, ना ही ज़्यादा लॉस हो सकता है। इट विल बी लिमिटेड। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ स्प्रेड स्ट्रैटेजी। आपने लॉस और गेन को स्प्रेड करके एक लिमिट में ला दिया है, उसको आप ना ज़्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो। यू विल बाय अ कॉल ऑप्शन एट लो एक्सरसाइज प्राइस एंड यू विल सेल अ कॉल ऑप्शन एट अ high exercise price. By percentage change in OP is always more than percentage change in CMP. So OP की जो परसेंटेज चेंज होती है वो हमेशा ज़्यादा क्यों होती है CMP से, तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत मैथमेटिकल सा लॉजिक है। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। CMP एज ऑन टुडे इज़ 250, EP 240 है, OP 10 है। CMP एज ऑन नेक्स्ट डे आपका हो गया 350। 350 का CMP होगा और एक्सरसाइज प्राइस आपका सेम है, उसमें तो चेंज आएगा नहीं। लेकिन इसकी वजह से क्योंकि आपका CMP हिला तो आपका OP भी हिल गया। तो OP हिला तो OP में कितना चेंज आ गया? 10 रुपये से 110 रुपये का हो गया, मतलब 1000% चेंज आया है इन द OP। वेर एज इन CMP देर इज़ 40% चेंज ओनली। सिर्फ 40% चेंज की वजह से OP को उसने हिला दिया और 1000% चेंज कर दिया। तो सिंपल मैथ्स का लॉजिक है। देखो CMP EP तो फिक्स्ड है ना, EP आपका फिक्स्ड है, चेंज किस में हो रहा है? CMP में। तो जितना CMP में चेंज हो रहा है दैट इज़ अफेक्टिंग योर OP। तो अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से अप्लाई करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि फ़र्क होगा, बेस में फ़र्क हो गया डिफरेंट। जस्ट बिकॉज आपका CMP थोड़े से चेंज हुआ, आपका OP तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। आप एग्जाम्पल से देखोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, ये प्योर वाली चीज़ है। अच्छा, कुछ नोट दिया हुआ है। इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम बायर्स पोजीशन, कि आप हमेशा मान के चलो आप बायर हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि आप कौन हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पुट और कॉल में से हमेशा प्रेफर कॉल को करना। अगर रेट नहीं दिया होता है क्वेश्चन में तो OP जो है हमेशा आप एक्सपायरी पर कैलकुलेट करोगे, कोशिश यही रहनी चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें हैं। क्या क्या? पहला, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हमेशा अपने आप को बायर मानो। पुट और कॉल के बारे में नहीं दिया तो ऑलवेज अज्यूम कॉल। एंड रेट नहीं दिया तो रेट हमेशा एक्सपायरी वाला निकालने की कोशिश करना। तो OP को हमेशा एक्सपायरी पर निकालोगे, एज ऑन टुडे नहीं निकालोगे, क्योंकि रेट ही नहीं दिया तो फिर कैलकुलेशन कैसे करोगे ना, ERT वाली, E⁻⁻RT वाली, या फिर डिवाइड बाय 1+R वाली, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो OP एज ऑन एक्सपायरी को ही कोशिश करना, ठीक है। सो ये आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल सेटलमेंट वर्सेस नेट सेटलमेंट वाला टॉपिक। सो आई होप आपको अभी तक क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फिजिकल सेटलमेंट वर्सेस नेट सेटलमेंट है। आप हिंदी वाले जो भी लाइंस होती हैं ना उसको भी इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इग्नोर कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। वो सिर्फ मैं लिखने मतलब समझने की पर्पज़ के लिए लिख लेती हूँ हिंदी में, जिससे कि ईजी हो जाता है समझना। अगर आपको नहीं हेल्प हो रही तो प्लीज़ इग्नोर इट, ओके। चलो नेट सेटलमेंट की बात करते हैं। नेट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? नेट सेटलमेंट का मतलब है कि अगर बाय किया है तो सेल करना है, सेल किया है तो बाय करना है। दोनों पोजीशंस को आपस में कट करना है, ख़त्म करना है। सो बाय को ख़त्म करोगे सेल से, सेल को ख़त्म करोगे बाय से, ठीक है। सो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। बाय किया था, बाय का कॉन्ट्रैक्ट था तो सेल करके ख़त्म किया, सेल का कॉन्ट्रैक्ट था तो बाय करके ख़त्म किया। द ऑब्जेक्टिव, द मोटिव बिहाइंड दिस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट देखना है, ठीक है। अगर हम बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो हम एक्चुअल में बाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ सेल से उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेंगे और जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा होगा उसको लेके ख़त्म करेंगे।
बट वहीं अगर मैं फिजिकल सेटलमेंट की बात करती हूँ तो फिजिकल सेटलमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में शेयर्स को परचेज करना, एक्चुअल में शेयर्स को बेचना. सो इफ़ यू हैव एंटर्ड इनटू अ बाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाटा मोटर्स, यू एक्चुअली बाय टाटा मोटर्स ऑन एक्सपायरी एट अ बुकिंग प्राइस एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये तो पता चल गया फिजिकल सेटलमेंट का मीनिंग क्या है और नेट सेटलमेंट का मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है. अब बात आती है कि अगर आपको नेट सेटलमेंट को फिजिकल सेटलमेंट में कन्वर्ट करना है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो नेट सेटलमेंट वाला किया था बट यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल सेटलमेंट, व्हिच मींस आपको डिलीवरी ऑफ शेयर्स लेनी है, देनी है. तो इस केस में आप क्या करोगे, आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि आप टाइटन लिमिटेड का एक शेयर खरीदोगे 3 महीने बाद. ठीक है, पर आपका जो पर्पस था दैट वाज टू जस्ट नेट ऑफ करना है, खरीद के बेचना है. बट आप क्या करना चाहते हो, उसको फिजिकल सेटलमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो. ठीक है, तो अब आपने सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको बस बुकिंग प्राइस होगा. बुकिंग प्राइस आपका 1000 रुपीज़ का है. नंबर ऑफ शेयर्स आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो 10,000 शेयर्स के लिए किया है. सो पहला केस, टाइटन लिमिटेड का शेयर जो है वो 1500 रुपीज़ का हो गया. तो मार्केट में जो चीज़ 1500 रुपये की मिल रही थी, आपको वो चीज़ 1000 रुपये में ख़रीदने का ऑप्शन मिला हुआ है. तो वुड यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन? कम ऑन, आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए. अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि एक्सरसाइज कब करना है, नहीं करना है. यस राइट, एक्सरसाइज करोगे. क्यों? क्योंकि इस 1500 रुपये में जो चीज़ मार्केट में मिल रही है, आपके पास ऑप्शन है उसको खरीदने का 1000 रुपये में, तो ऑब्वियसली यू विल एक्सरसाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट. अब 1500 रुपये का हो गया है, मतलब अगर कैश सेगमेंट में भी मैं खरीदने जाऊंगी एक शेयर को तो वो मुझे 1500 रुपये का मिलेगा. फ्यूचर सेगमेंट के हिसाब से भी उसका प्राइस जो है वो 1500 रुपये है. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लग गया, जिसके हिसाब से फ्यूचर इज बिकमिंग प्रेजेंट. जो रेट है वो रेट है. सपोज आप 1 करोड़ रुपए अपने बैग में लेके गए थे. ठीक है, 1 करोड़ रुपए बैग में लेके गए. तो अब आप बताओ, जब आप फ्यूचर सेगमेंट में जाओगे, फ्यूचर सेगमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा. आपने तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था. क्या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप बाय करोगे 3 महीने बाद 10,000 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एट 1000 रुपीज़. तो ठीक है, फ्यूचर सेगमेंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो फ्यूचर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा 1000 रुपये के हिसाब से. लेकिन आपका तो मेन मोटिव था नेट सेटलमेंट का, तो वहीं की वहीं आप उनको बेच दोगे 1500 रुपये के हिसाब से. तो आपको कितने रुपये और मिल जाएंगे, 50 लाख, क्योंकि 50 लाख का आपको प्रॉफिट आ गया. आप बैग में 1 करोड़ रुपये लेके गए थे. 1 करोड़ क्यों लेके गए थे? क्योंकि आपको बाय करने थे 10,000 शेयर्स 1000 रुपीज़ के हिसाब से. 1 करोड़ रुपये लेके गए थे, अब आपको 50 लाख रुपये और मिल गए हैं. तो आपके बैग में कितने पैसे हो गए, 1.5 लाख रुपये हो गए, सॉरी 1.5 करोड़ रुपये हो गए. ठीक है, अब आपके बैग में 1.5 करोड़ रुपए हैं. लेकिन आपको क्या करना है, इसको फिजिकल सेटलमेंट में कन्वर्ट करना है. मतलब आपको अपने पास ये 10,000 शेयर्स एक्चुअल में अपने पोर्टफोलियो के अंदर चाहिए. अब आपको 10,000 अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, तो आपको इसको एक्चुअल में बाय करना पड़ेगा. लेकिन बाय कितने में कर पाओगे, बाय तो 1500 में ही कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में रेट क्या है, 1500 रुपये का ही रेट है. तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 1500 10,000, मतलब 1.5 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे कैश सेगमेंट के अंदर, तभी आप एक्चुअल में इनकी डिलीवरी ले पाओगे. तो डिलीवरी लेने के लिए यू विल हैव टू पे 1.5 करोड़. तो आपके पास 1.5 करोड़ ही थे बैग में, आपने पूरे के पूरे दे दिए. अब एक बात बताओ, आपकी जेब से एक्चुअल में कितने पैसे गए. आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए थे और 50 लाख आपको रास्ते में से मिल गए बिकॉज ऑफ द फ्यूचर सेगमेंट, और फिर वो आपने जाके कैश सेगमेंट में दे दिए और आपके शेयर्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर आ गए. वॉट डज दिस मीन? आपकी जेब से कितने पैसे गए, आप तो 1 करोड़ रुपए लेके गए थे शुरू में, तो 1 करोड़ ही गए ना. तो आपकी जो कॉस्ट है, नेट कॉस्ट है कैश सेगमेंट में ये 10,000 शेयर्स खरीदने में, तो कितने की कॉस्ट लगी, आपकी जेब से तो 1 करोड़ रुपए ही लगे. तो वही यहाँ पर चीज़ बताई हुई है कि नेट कॉस्ट क्या है. तो नेट कॉस्ट आपकी 1 करोड़ रुपीज़ ही है. क्या किया इन्होंने जो आपने कैश सेगमेंट में पैसा लगाया उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दिया विच यू हैव अर्नड इन दी फ्यूचर सेगमेंट. तो नेट कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो गई. अच्छा, अब इसका दूसरा केस लेते हैं कि एक्सपायरी पर प्राइस जो है वो 700 रुपये हो गया. मतलब आपने जो बुकिंग प्राइस था वो तो 1000 था, आपने कहा था मैं 1000 रुपये में ख़रीदूँगा, लेकिन प्राइस 700 रुपये हो गया. अब एक बात बताओ, 700 रुपये का हो गया तो फ्यूचर सेगमेंट में तो आपको क्या करना पड़ेगा. सिंस आपने फ्यूचर सेगमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ा होगा, और एग्जीक्यूट करवाया तो आपका 30 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया. क्यों? 700 रुपये का प्राइस हो गया ना, आपने कितने में खरीदने का वादा किया है,
1000 का, बेचोगे कितने में? 700, क्योंकि प्राइस तो 700 ही चल रहा है मार्केट में, तो आपको 30 लाख रुपए का लॉस हो गया। लेकिन सिंस आपको नेट सेटलमेंट को, आपको फिजिकल सेटलमेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप जाकर ये शेयर्स को परचेज करोगे। परचेज करने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे कैश सेगमेंट के अंदर? आज का जो प्राइस चल रहा है वही पैसे देने पड़ेंगे। आज का प्राइस कितना है? 700 रुपये। तो 700 रुपये के हिसाब से जब आप 10,000 शेयर खरीदोगे तो आपको 70 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो एक बात बताओ, एक्चुअल में आपको ये शेयर्स 70 लाख के पड़े या ज़्यादा के पड़े? अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो आपको 70 लाख के पड़ते, बट क्योंकि आपने फ्यूचर सेगमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से आपको लॉस खाना पड़ गया 30 लाख रुपीज़ का, तो आपका वो भी तो कॉस्ट का पार्ट बन गया। आपको ये 10,000 शेयर खरीदने के चक्कर में 30 लाख का लॉस वहाँ भी बियर करना पड़े, 70 लाख की कॉस्ट यहाँ भी बियर करने पड़ी, तो टोटल आपको 1 करोड़ रुपीज़ बियर करने पड़े टू बाय द शेयर्स इन एज फिजिकली बाय करने के लिए। नेट सेटलमेंट में तो आपको जो प्रॉफिट लॉस हो रहा था दैट वाज डिफरेंट। सिंस यू हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल सेटलमेंट, ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है बिकॉज ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू फिजिकल सेटलमेंट। सो आपको समझ आया होगा, दोनों की केस में आपकी जो भी एक्सरसाइज प्राइस होता है दैट इज़ ओनली योर नेट कॉस्ट। चाहे आपने ऊपर वाला केस देखा जहाँ CMP बढ़ गया था और नीचे वाला केस देखा जहाँ CMP कम हो गया था, दोनों ही केसेस में आपका जो है बुकिंग प्राइस वही आपकी नेट कॉस्ट आ रही है। उसका रीज़न क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, कि जो फ्यूचर है दैट इज़ बिकमिंग प्रेजेंट, दैट इज़ वाई दे बोथ आर सेम। चलो अब बात करते हैं, जब नेट सेटलमेंट को कन्वर्ट करते हो आप डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट में, ठीक है, तो इस केस में आपके पास टाइटन लिमिटेड का शेयर है, टाइटन लिमिटेड का शेयर है, टाइटन लिमिटेड का शेयर है एंड आप कॉल बायर बन रहे हो, ठीक है, कॉल बायर बन रहे हो, 1000 रुपये का बुकिंग प्राइस है, OP आपका 100 रुपीज़ का, एक्सपायरी है 3 मंथ्स की, नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 10,000, ठीक है। अब केस 1 ले लेते हैं 1500 वाला, ठीक है। तो अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। पहले हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी जहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा जस्ट बिकॉज आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हो गया हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन दी बायर ऑफ राइट। हम डिसाइड करेंगे कि हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करना है नहीं करना बेस्ड ऑन दी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, राइट। सो फर्स्ट केस में अगर CMP 1500 का हो जाता है, मतलब मार्केट में जो चीज़ 1500 की मिल रही है, मुझे वो 1000 रुपीज़ में ख़रीदने का ऑप्शन है, विल आई एक्सरसाइज दैट ऑप्शन? येस, आई विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन, मुझे तो सस्ता मिल रहा है। तो आप क्या करोगे ऑप्शन मार्केट के अंदर? यू विल एक्सरसाइज दी ऑप्शन, यू विल बाय the shares at 1000 rupees and sell the shares at 1500 and you'll earn a gross profit of 500. But since it is an option contract, you have to pay the option premium. Option premium अगर आपने 100 रुपीज़ पे किया है तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 400 का, ठीक है। सो आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए थे तो आपके पास 400 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पर 40 lakhs also will get added to your pocket, ठीक है। तो 1 करोड़ 40 lakhs will be there in your pocket after exercising the option contract. Now since you want to convert it into delivery based settlement, you will go to the cash market and buy shares in cash. How much will you require to pay in the cash market in order to purchase these shares? You will have to pay 1500 rupees per share in the cash segment because the CMP as on today is of rupees 1500. So here 1500 will be paid per share for 10,000 shares, which means 1.5 crores would be required to pay to the cash segment or cash market. Now tell me something, you have 1 crore 40 lakh in your pocket, but you have to pay 1 crore 50 lakhs to the SEBI to purchase the shares from cash market. What is your actual cost? तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट तो हो गई 1 करोड़, क्योंकि आप 1 करोड़ घर से लेके चले थे, प्लस आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है? आपको 0.10 करोड़ भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास तो 140 थे, आपको देने पड़ रहे हैं 150, तो 1 करोड़ प्लस 0.10 इज़ योर एक्चुअल कॉस्ट। तो ये क्या हो गया? EP प्लस option premium, that is your net cost in case of option contract when you are
आर एक्सरसाइजिंग दी ऑप्शन। अब दूसरा केस लेते हैं जब CMP आपका हो रहा है 700 रुपये, मतलब CMP कम है, एक्सरसाइज प्राइस ज़्यादा है। विल यू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन? नो, आई वोंट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट इन माई फेवर। सो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। तो मेरे बैग में अगर 1 करोड़ रुपए थे तो क्या वो अब 1 करोड़ ही रहने वाले? नहीं, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम तो मुझे पे करना ही पड़ा हुआ होगा। तो मैंने ऑप्शन प्रीमियम पे किया, तो मैंने वो ऑप्शन प्रीमियम अपनी जेब में से दिया, 1 करोड़ में से 0.10 करोड़ दिया, तो मेरे पास 90 लाख रुपीज़ बचे हैं। अब क्योंकि मुझे तो डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट करना है, मुझे तो शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं कैश मार्केट से, तो मैं खरीदूंगी। कितने में खरीदूंगी? 700 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स खरीदूंगी, तो 70 लाख रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे अपनी पॉकेट में से। ठीक है, तो मेरी जो नेट कॉस्ट हुई वो एक्चुअल में कितनी हुई? देखो 10 लाख रुपए तो मुझे ऑप्शन मार्केट में देना पड़ गया, वो भी मेरी कॉस्ट का पार्ट है, और 70 लाख रुपए मुझे शेयर्स परचेज करने के लिए देना पड़ा, तो वो भी मेरी कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट मेरी जो बन के आ रही है वो आ रही है 80 लाख। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो भी आपकी ऑप्शंस अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो नेट कॉस्ट होती है दैट इज़ EP प्लस OP, क्योंकि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो EP तो लगेगा और OP भी लगेगा। OP तो एनी केस लगना है, बट एक्सरसाइज करने पर EP पर आप खरीदते हो। बट अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो आप एक्सरसाइज प्राइस पर तो नहीं खरीद रहे, लेकिन आप CMP पर तो खरीदोगे ना, क्योंकि CMP कम है इसीलिए आपने एक्सरसाइज नहीं किया। तो अब CMP तो आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज यू वॉन्ट टू बाई द शेयर्स एक्चुअली। तो CMP प्लस OP, तो OP तो दोनों केस में आएगा। क्यों? क्योंकि OP तो गया, ऑलवेज गया, चाहे कुछ भी हो। बट चेंज क्या हो रहा है EP और CMP में? क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको EP पे करते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप CMP पे करते हो। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, दिस इज़ द क्रक्स फॉर दिस। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इमेजिन करना, अपने ऊपर लेकर सोचना, जब भी हम अपने ऊपर लेकर सोचते हैं तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि क्या सिचुएशन है, क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप ईजिली इस चीज़ को समझ पाओगे जब भी आप सोचोगे कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, अगर ये सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे, तो आपके दिमाग में अपने आप ही कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे करके क्लियर होते जाएंगे। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि OP तो आप पे करते करते हो, प्लस आपके पास कोई ऑप्शन होता है ना कि आपको एक्सरसाइज करना है नहीं करना, तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करके आप प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को ख़त्म कर देते हो। ईदर यू विल एक्सरसाइज, यू विल नॉट एक्सरसाइज, वो आपके बेनिफिट के ऊपर डिपेंड करेगा वेदर यू आर एक्सरसाइजिंग और नॉट। सो इसी वजह से आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कोई भी प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस अप्लाई नहीं होता। फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। इसीलिए हमने दोनों तरीके के केसेस कवर किए कि पहले तो हमने समझा नेट सेटलमेंट क्या है, फिजिकल सेटलमेंट क्या है, फिर हमने समझा कि अगर कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका नेट सेटलमेंट से आप फिजिकल सेटलमेंट में आ रहे हो तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, या फिर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप नेट सेटलमेंट से फिजिकल सेटलमेंट में आते हो तो आपकी कॉस्ट क्या होगी। I hope you are clear with this. I hope you are clear with the whole chapter of derivatives. BSM को प्लीज़ एक बार ज़रूर इक्वेशन को 2-3 बार लिख के रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि वो है थोड़ा सा भूलने वाला या कंफ्यूज होने वाला, बट इतना मुश्किल नहीं होगा। आई होप मैंने आपको जो रीज़न बताया है, ये जो तरीका बताया है जिससे आप याद रख सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। एंड हाँ, ये तो हमारा कवर हो गया पूरा डेरिवेटिव्स। और अब जो बात करनी है वो है इम्पोर्टेंट बात, जो भी रिक्वेस्टेड था। समबडी आस्क्ड मी कि कुछ ऐसा बताइए इससे कि हम क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएँ इजीली। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है या नहीं। क्वेश्चन रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मार्किंग्स करना कि जहाँ जहाँ पर कुछ आपको अलग सी लाइन दिख रही है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, उस चीज़ को ज़रूर अंडरलाइन करो और ध्यान से आराम से एक एक वर्ड को पढ़ो। तो उससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है। और अभी हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम है, तो हमें जितने हो सकते हैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चंस को सिर्फ देखना नहीं है, क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकल पाते हैं। प्लस प्रेजेंटेशन तभी आती है जब हम लिख के करते हैं। अगर हम क्वेश्चंस का सिर्फ देख रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो हमें वो लिखना नहीं आएगा और हमारे फिर हाथ नहीं चलेगा एग्जाम में, क्योंकि हमने लिखा नहीं है घर पे। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख कर प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा क्वेश्चंस करने से पहले सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार ही ज़रूर पढ़ो। पहले सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस पर मूव करो, जिससे कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तभी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चंस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सीधा क्वेश्चंस करने बैठोगे और
कॉन्सेप्ट, चलो कॉन्सेप्ट पढ़े भी बट अच्छे से नहीं पढ़े, सिर्फ ऊपर ऊपर से रीडिंग करी और फिर फटाफट से क्वेश्चंस करने बैठ गए, तो आप देखोगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसी लिस्ट बन जाएगी जिसमें आपने मार्किंग करी होगी कि मुझे इसमें डाउट है, या फिर मुझे ये दोबारा करना है, ये भी मुझे दोबारा करना है। आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करने चाहिए, और आप देखोगे कि आपके कुछ ही क्वेश्चन निकल के आएंगे जो आपको दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए मार्क कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें डाउट आ सकता था, नहीं आया बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो अपने आप ही नॉकआउट होते चले जाएंगे, तो आपके पास बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे टू प्रैक्टिस अगेन। तो ऐसे करके आप जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता है स्पेशली उसको तभी 2 बार ही कर लो, जिससे कि बाद में जब उठाओ तो ऐसा ना हो कि कुछ भी याद नहीं है। तो इससे बेटर है कि उसको तभी 2 बार कर लो, जो मार्क करे हुए क्वेश्चन उनको दोबारा देख लो, दोबारा कर लो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। देखो हमें आ जाता है बट कॉन्फिडेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की बेसिस पर ही चीज़ें होती हैं। हमें क्या होता है, आता होता है लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, इस वजह से हम गलती कर देते हैं और उस चैप्टर को छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ अवॉइड कर पाओगे तभी जब आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो वीकनेसेस को। तो उसके लिए क्या करो, तभी की तभी क्वेश्चंस को फिर से कर लो, ईजी भी हो जाएगा, और जब हम दोबारा करते हैं ना तो कुछ नई नई चीज़ें और समझ आती हैं। प्लस पूरा क्वेश्चन दोबारा करने से बेटर होता है कि कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो। हर क्वेश्चन में कुछ 1-2 पॉइंट्स ही होते हैं जो एक्चुअल में क्वेश्चन को डिफरेंट बना रहे होते हैं, बाकी सब सेम होते हैं और बाकी सब हमसे हो भी रहे होते हैं, बट 1-2 पॉइंट होते हैं जहाँ पर हम अटक जाते हैं। सिर्फ उनको ज़रूर मार्क करो और उन्हीं को दोबारा रिवाइज़ करो, और जितना जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स को जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो आपको ईजी लगने लग जाएगा एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो बहुत ज़रूरी है। प्लस कोई भी चैप्टर है उसमें से ट्राई करो कि आपके कम से कम क्वेश्चन इकट्ठे हों जो दोबारा प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग करो, इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि वो क्वेश्चंस कम से कम हो जाएं फॉर फर्दर रिविजन, तो वो जल्दी से कवर हो जाए और आप उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर पाओ। ऑल्सो आपको प्रेजेंटेशन पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर निकालना और आंसर को प्रेजेंट करना दोनों में फ़र्क होता है। आंसर हो सकता है दोनों स्टूडेंट्स का सेम आए एग्ज़ाम में, बट एक को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, एक को कम मिल रहे हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। सो उस पर हमें वर्क करना होगा, और वो वर्क तभी कर पाएंगे जब हम पहले तो कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करें, उसके बाद प्रैक्टिस करने पे वर्क करें। तो जब प्रैक्टिस करो तो प्रेजेंटेशन को भी साथ साथ अडॉप्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। सो आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी पॉइंट। हाँ, एक पॉइंट है कि आप जो SFM के फॉर्मूलेज़ हैं, देखो वैसे तो मोस्टली कॉन्सेप्चुअल हैं, बट कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जैसे पोर्टफोलियो हो गया, या इसमें कुछ 1-2 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। आप कितना भी समझ लो उनको, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। सो इट्स बेटर कि उन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को आप उनके क्वेश्चन ज़्यादा कर लो, तो वो कहीं ना याद हो जाता है फॉर्मूला, या अपने वॉल पर कहीं पर लगा लो स्टिकी नोट्स वगैरह, जिससे कि आप उसको बार बार गो थ्रू करो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आप उसको याद रख हो, और फॉर्मूला नोटबुक टाइप बना लो जिसके अंदर आप सिर्फ फॉर्मूला मत लिखो बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लिख दो। जैसे अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ तो इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसका मतलब ये है, इसमें ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास लिखी हुई होंगी तो वो आप जब रिवाइज़ करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज़ हो जाएंगे, फॉर्मूलाज भी रिवाइज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप एक कर सकते हो। और आई डोंट थिंक आई हैव मिस्ड एनीथिंग। मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए थे कि मैं ये डिस्कस करूँगी, तो आई थिंक इस सब से आपको हेल्प होगी। और अगर आपको ये पॉइंट्स यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। आपको डेरिवेटिव्स चैप्टर इजीली समझ आ रहा है और आप थोड़ा सा भी इजी बना है आपके लिए, थोड़ा सा भी पहले से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इससे हेल्प हो सकती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो। और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, और आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे उन्हें कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स में से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप this was beneficial for you all, and that's all. Take care and I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye.